आइए बच्चों शुरू करते हैं पृष्ठ रसायन को। तो पृष्ठ रसायन क्या है? ऐसा रसायन शास्त्र जहां पे हम किसी ठोस के सतह पे होने वाले रासायनिक प्रक्रियाओं का वर्णन करते हैं। तो पृष्ठ रसायन को बच्चों हमने 3 खंडों में विभाजित किया हुआ है। पहले खंड में हम समझेंगे अधिशोषण के बारे में, दूसरे खंड में हम समझेंगे कोलाइडी विलयनों के बारे में, और तीसरे खंड में समझा जाता है उत्प्रेरक के बारे में। तो यह अध्याय 3 भागों में बटा हुआ है और इसको इन्हीं 3 भागों में पढ़ा जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों समझते हैं कि यहाँ पे अधिशोषण क्या होता है और इनसे जुड़ी हुई कुछ परिभाषाएं देखते हैं कि अधिशोषण वर्ड का मतलब क्या है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार सामानों के ऊपर धूल जम जाती है, यदि मैं किसी चीज के ऊपर पानी फेंकूं तो पानी वहां पे सतह पे दिखाई देता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं कहीं ना कहीं अधिशोषण के अंदर आती है। क्या होता है कि यदि मेरे पास कोई सतह है और उसके ऊपर कोई दूसरा द्रव या कोई दूसरी गैस पदार्थ का कण आके चिपक जा रहा है, जम जा रहा है, तो इसी प्रक्रिया को कहा जाता है अधिशोषण। किस वजह से होता है? सतह पर लगने वाले आंतरिक या अंतर आणविक बलों की वजह से। तो अधिशोषण वह प्रक्रिया है जहां पे किसी पदार्थ की सतह पे किसी दूसरे पदार्थ के कणों का सांद्रता में वृद्धि देखने को मिलेगी, कणों की जमना का प्रक्रिया देखने को हमें मिलेगी। तो अधिशोषण कहा जाता है बच्चों इस प्रक्रिया को, और ये आणविक सतही बलों के कारण होता है। अब इसमें 2 चीजें, एक वो जिसकी सतह पे जमना हो रहा है और एक वो जो सतह पे जाके चिपक रहा है। तो इन दोनों को कहा जाता है अधिशोष्य और अधिशोषक। जैसे हम विलय के लिए बताते हैं, विलयन के लिए बताते हैं विलय और विलायक, वैसे अधिशोषण के लिए हम बताते हैं अधिशोष्य और अधिशोषक। अधिशोष्य का मतलब जिसका अधिशोषण हो रहा है, और अधिशोषक का मतलब जो अधिशोषण कर रहा है। यानी जिस सतह पे जाके कोई कण चिपक रहा है उस सतह को कहा जाएगा अधिशोषक। वे ठोस पदार्थ, क्योंकि ज्यादातर जगह हमें क्या दिखेगा कि ठोसों के पास ही सतह होती है, द्रव के पास सिर्फ एक ऊपरी सतह है और गैसों की कोई सतह नहीं है। तो अधिशोषण की प्रक्रिया ज्यादातर हमें ठोसों पे दिखाई देगी। तो वह ठोस पदार्थ जिनकी सतह पर अधिशोषण हो रहा है, उन्हीं ठोस पदार्थों को हम क्या कहते हैं? अधिशोषक। जैसे चारकोल, सक्रिय चारकोल, प्लैटिनम, पैलेडियम, निकल, सिलिका जल, जिलेटिन, एल्यूमिना, स्टार्च, ये सब हमारे कुछ अधिशोषक होते हैं जो हम रसायन विज्ञान में देखते हैं। अधिशोष्य जिसका अधिशोषण हो रहा है, यानी जो विलय था वो बन गया अधिशोष्य और जो विलायक था वो बन गया अधिशोषण। तो जिसके वो पदार्थ जो ठोस या द्रव की सतह पे जाके अधिशोषित हो रहे उन्हें हम क्या बोल रहे हैं? अधिशोष्य। जैसा कि मैं बोलूं तो जब मैं दीवार की बात करूं, किसी सतह की बात करूं, तो उस पर धूल के कण जाके जम जाते हैं, तो धूल के कण बन गए अधिशोष्य और वो दीवार की सतह बन गई अधिशोषक। अब बच्चों अवशोषण क्या होता है? ज्यादातर हम अवशोषण समझ रहे होते हैं। अवशोषण क्या है? यदि वो कण सतह से होते हुए पदार्थ के अंदर चले जाएं, यदि किसी वजह से वो कण सतह से होते हुए पदार्थ के अंदर चले जाए, तब इस प्रक्रिया को बोलते हैं अवशोषण। तो अधि का मतलब सतह के ऊपर रहना और अव का मतलब सतह के अंदर जाना। जैसे मैं फोम ले लूं, फोम तो देखिए ना सबने, उस फोम में पानी डाल दूं तो पानी कहां जाएगा? पानी उस फोम के अंदर तक जाएगा नहीं जाएगा? तब हम कहेंगे कि पानी का अवशोषण हुआ। यदि पानी सिर्फ सतह पर रह जाए तो हम कहेंगे पानी का अधिशोषण हुआ। पानी दोनों जगह चला जाए, सतह और अंदर दोनों तरफ चला जाए, तब हम बोलते हैं शोषण। तो शोषण का मतलब जब सतह पे भी सांद्रता में वृद्धि देखने को मिले और सतह के अंदर भी हमें सांद्रता में वृद्धि देखने को मिले, तब इस प्रक्रिया को बोलते हैं शोषण, जिसमें अधिशोषण और अवशोषण एक साथ होता है। तो बच्चों अधिशोषण में आगे देखें तो यहाँ पे जो कण है वो ज्यादातर कहां पे हमें मिल रहे हैं? सतह के ऊपर। अवशोषण में कण सतह के अंदर मिल रहे हैं और शोषण में कण सतह के ऊपर भी मिल रहे हैं ये कण, और सतह के अंदर भी मिल रहे हैं। तो कुछ सामान्य सा अंतर होता है इन दोनों में कि जब सतह पे होगा तो अधिशोषण, पूरे पदार्थ में वितरण हो गया तो अवशोषण। यहां पे तीव्र होगा, तीव्र इसलिए होगा क्योंकि शुरुआत में सतह पे लगने वाले जो पृष्ठ तनाव है, सतह पे लगने वाले जो बल है वो ज्यादा खाली है, ज्यादा सतह हमारे पास है, तो शुरुआत में सतह के अधिशोषण करने की गति तीव्र होगी। लेकिन धीरे धीरे सतह पे जगह कम होती जाएगी, सतह का क्षेत्रफल कम होता जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे अधिशोषण की दर भी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी और एक साम्य अवस्था आ जाएगी। अवशोषण भी क्या कि पूरी सतह के अंदर होना है, तो एक समान दर से होता है, समान दर से होता है। ये बाहरी सतह की प्रक्रिया है, ये आंतरिक सतह की प्रक्रिया। अब तक ये बात तो अच्छे से समझ में आई गई होगी कि बाहरी सतह पे क्या हो रहा है और आंतरिक सतह पे क्या हो रहा है। अधिशोषण जल्दी जल्दी होता है क्योंकि उसे सिर्फ सतह पे जाना है। अवशोषण में से सतह के अंदर तक जाना तो कुछ तो टाइम लगेगा ना अंदर जाने में, तो इसलिए कैसा होता है? धीमा होता है। कैसा होता है? धीमा। अब बच्चों अधिशोषण की अगर हम क्रियाविधि की बात करें तो जैसे मेरे पास एक ठोस की सतह है,
तो इस सतह पे कुछ कण होंगे, जो सतह के कण होंगे, और वो कण जो सतह के अंदर होंगे, इनके बल अलग तरह से होंगे। सतह के अंदर वाले कण के सारे बल हर एक दिशा में कहीं ना कहीं साम्य में आ चुके होंगे, हर एक दिशा से बराबरी इसको बल मिल रहे होंगे। लेकिन जो सतह के ऊपर वाले कण हैं, जो सतह पे ही कण है, उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा से बल मिल रहे हैं, तो उनके पास ये वाले बल खाली है, इधर की दिशा खाली है। और इन्हीं दिशा की वजह से आता है पृष्ठ तनाव, कि पृष्ठ के कणों के पास एक अतिरिक्त बल होता है, एक अतिरिक्त संयोजकता होती है, जिसे हम पृष्ठ संयोजकता भी कहते हैं। और इन्हीं संयोजक की वजह से अगर कोई दूसरा कण इनके पास आता है तो ये उसको अपने पास आकर्षित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? आकर्षित कर लेते हैं। अब क्योंकि बच्चों सतह के पास अतिरिक्त बल है, तो सतह की स्थायित्व कम होगी, यानी सतह अंदर के कणों के मुकाबले अस्थायी होती है। अगर कोई भी चीज अस्थायी है तो उसकी ऊर्जा ज्यादा होगी। ऊर्जा क्या होगी? ज्यादा होगी। ऊर्जा यदि ज्यादा है, इसी ऊर्जा को हम पृष्ठ ऊर्जा कहते हैं। फिजिक्स में भी हम पढ़ेंगे, इसी ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं? पृष्ठ ऊर्जा। अब जब अधिशोषण हो रहा है, तो अधिशोषण के बाद ये जो अतिरिक्त बल है ये खत्म हो रहे हैं, ये बैलेंस हो रहे हैं। तो अधिशोषण के बाद सतह में भी स्थायीपन देखने को मिलेगा, सतह की भी स्थायित्व बढ़ जाएगी, सतह ज्यादा स्थायी होने लगेगी। और अगर स्थायित्व नेचर बढ़ेगा तो ऊर्जा घटने लगेगी, और जो ये ऊर्जा में कमी आ रही है, यही ऊर्जा बाहर के तापमान में, बाहर के सराउंडिंग को दे दी जाएगी। यानी इसी वजह से अधिशोषण की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी हो जाती है। कैसी हो जाती है? ऊष्माक्षेपी। और यहां पे जो इंथैल्पी का परिवर्तन है वो ऋणात्मक आएगा। डेल्टा एच कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। यानी कि सतह पे जब अधिशोषण होगा तो ऊर्जा बाहर के वायुमंडल को मिलेगी, वायुमंडल में उत्सर्जित की जाएगी। अब बच्चों बात करते हैं एंट्रोपी के मान की। किसके मान की? एंट्रोपी, जो हमारी रैंडमनेस को दिखाता है। तो अब क्या होगा, जो पहले के कण थे वो इधर उधर घूमने के लिए बिल्कुल आजाद थे, बिल्कुल मुक्त थे, वो कहीं भी घूम फिर सकते थे। लेकिन जब अधिशोषण हो गया तब तो चिपक गए ना, अब उनके घूमने की आजादी कम हो गई। और आजादी अगर कम हो गई तो एंट्रोपी का मान क्या होगा? घट जाएगा। एंट्रोपी का मान घटेगा तो एंट्रोपी का परिवर्तन कैसा होगा? ये भी ऋणात्मक होगा। यानी कि अधिशोषण के लिए डेल्टा एच भी ऋणात्मक है और डेल्टा एस भी ऋणात्मक है। और हमें पता है गिब्स की मुक्त ऊर्जा डेल्टा जी होता है डेल्टा एच माइनस डेल्टा एस गुणे तापमान टी। तो यहां पे डेल्टा एच भी ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है। तो डेल्टा जी का मान शुरुआत के पलों में तो ऋणात्मक मिलेगा, क्योंकि डेल्टा एच ज्यादा ऋणात्मक है, ज्यादा ऋणात्मक है, इससे डेल्टा जी का कुल मान शुरुआती दौर में तो ऋणात्मक मिलेगा। यानी कि शुरुआती दौर में अधिशोषण की प्रक्रिया स्वतः हो जाएगी, हमें कराना नहीं पड़ेगा, स्वतः हो जाएगी। लेकिन होते होते धीरे धीरे डेल्टा एच और टी डेल्टा एस के मान एक दूसरे के बराबर होने लगेंगे, और एक समय के पश्चात डेल्टा जी कितना हो जाएगा? 0। यानी कि एक समय के पश्चात अधिशोषण में साम्य अवस्था आ जाएगी। जितने कण सतह पर अधिशोषित हो जाएंगे उसी टाइम पे कोई दूसरा कण सतह से उत्सर्जित भी हो रहा होगा, और ये दर बराबर होने से सतह पे जो कणों का सांद्रता है वो नियत हो जाएगी। यानी अधिशोषण की प्रक्रिया में कुछ ऐसा हुआ कि शुरुआती दौर में ज्यादा तेजी से कण आके अधिशोषित हुए, और धीरे धीरे अधिशोषण होने की दर और उत्सर्जित होने की दर दोनों बराबर हो गई, और अधिशोषण का मान नियत हो गया। तो यहां भी हमें एक साम्य अवस्था देखने को मिलेगी, जहां पे गिब्स की मुक्त ऊर्जा का जो चिन्ह है, जो परिवर्तन का चिन्ह है, वो 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0। तो अगर पूछा जाए बच्चों, तो अधिशोषण के लिए डेल्टा एच, डेल्टा एस और डेल्टा जी, इन तीनों के मान कैसे होंगे? ऋणात्मक होंगे। इन तीनों के मान ऋणात्मक होंगे। आगे समझते हैं कि अधिशोषण को बच्चों हम लोग 2 भागों में विभाजित करते हैं, इस आधार पे कि कौन से बल काम कर रहे हैं। जब अधिशोषण हो रहा है सतह पे, तो सतह पे आने वाले कण और सतह के कणों के बीच में कौन से बल काम करें। यदि वो बल कमजोर वैंडरवॉल बल है, यदि वो बल कैसे? वैंडरवॉल बल है, तब जो अधिशोषण हो रहा है उसको हम बोलते हैं भौतिक अधिशोषण, क्योंकि वैंडरवॉल बल भौतिक बल होते हैं। बट यदि वो रासायनिक बंध है, आयोनिक या सहसंयोजी बंध है, तब ऐसे अधिशोषण को बोलते हैं रासायनिक अधिशोषण। अब जैसा कि हमें पता है कि वैंडरवॉल बल
किन्हीं भी दो कणों के बीच में लग सकता है, उसके लिए कोई विशिष्ट कण आना जरूरी नहीं है, लेकिन रासायनिक बंध दो कणों के विशिष्टता के बीच में ही बनेगा। ऐसा नहीं है कि यदि ए और बी के कण रासायनिक बंध बना रहे हैं तो जरूरी तौर पे ए और सी के कण भी रासायनिक बंध बना लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि ए और बी बंध बना सकते तो ए और सी भी बंध बनाए, हो सकता है बना ले, हो सकता है ना भी बना पाए। तो यदि हम देखें तो भौतिक अधिशोषण में क्या है कि यहां पे कोई विशिष्ट प्रकृति देखने को नहीं मिलेगी। जो भी कण आएगा वो वैंडरवाल बल लगा सकता है और हर कण का अधिशोषण हो सकता है अगर भौतिक है तो। लेकिन रासायनिक अधिशोषण में अगर एक कण आ रहा है जो बंध बना रहा है, उसकी जगह यदि दूसरा कण आ जाए तो जरूरी नहीं कि वो भी बंध बना के अधिशोषित हो सके, तो इसीलिए रासायनिक शोषण विशिष्ट होता है। दूसरी बात बच्चों कि वैंडरवाल बल जो होते हैं वो कमजोर होते हैं, उतने ज्यादा प्रबल तो नहीं होते, तो उनको तोड़ना आसान है, इसीलिए प्रक्रिया को विपरीत दिशा में भी ले जा सकते हैं। यानी कि ये कैसा होगा, उत्क्रमणीय होगा। उत्क्रमणीय होगा यानी कि अधिशोषण होने के बाद हम चाहे तो तापमान को बढ़ा के उन पदार्थों को वापस से उत्सर्जित भी करा सकते हैं। लेकिन बंध का बनना एक प्रबल प्रक्रिया है, तो अगर एक बार बंध बन गया तो उसको ब्रेक कर पाना, उसको तोड़ पाना काफी ज्यादा मुश्किल, काफी ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता वाला बल होगा। तो अगर यहां पे हम देखें तो अधिशोषण को तोड़ पाना, रासायनिक अधिशोषण को विपरीत कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा, इसलिए ये कैसा होता है, अनुत्क्रमणीय। कैसा होता है, अनुत्क्रमणीय। अधिशोषण क्योंकि बल ज्यादा प्रबल नहीं है तो ऊर्जा भी कम निकलेगी, तो अधिशोषण में भौतिक अधिशोषण की ऊर्जा कम होती है जबकि रासायनिक अधिशोषण की ऊर्जा ज्यादा होती है। यानी यहाँ पे डेल्टा एच का मान दोनों में ही ऋणात्मक है, बट यहाँ पे 20 से 40 किलो जूल पर मोल की ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, जबकि यहाँ पे 20 से 240 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा का उत्सर्जन हो सकता है। अगली बात कि वैंडरवाल बल के लिए हमें कोई भी सक्रियण ऊर्जा यानी एक्टिवेशन एनर्जी नहीं देनी होती है, बट रासायनिक बंध के लिए हमें एक सक्रियण ऊर्जा देनी पड़ेगी। जो भी अभिकारक के कण हैं उनको पहले हमें एक ऊर्जा तक पहुंचाना होगा ताकि वो पुराने बंधों को तोड़ के नए बंध का निर्माण कर सकें। इसीलिए रासायनिक अधिशोषण के लिए हमें एक सक्रियण ऊर्जा चाहिए, बट भौतिक अधिशोषण के लिए हमें सक्रियण ऊर्जा नहीं चाहिए। अगर देखा जाए यहां पे दाब के लिए, तो दाब बढ़ाने से क्या होगा, मान लो सतह पे एक कण आ गया, सतह पे एक कण आ गया जिनके बीच में वैंडरवाल बल था, अब दूसरा कण है, मैंने दाब बढ़ा दिया तो ये दूसरा कण भी तो नीचे आएगा, ये नीचे आएगा तो ये पहले से जो कण चिपका हुआ है उसके साथ भी तो वैंडरवाल बल लगा सकता है। तो हो सकता है कि एक कण की सतह बनी और उसके ऊपर एक दूसरी कण की परत बन जाए, उसके ऊपर एक तीसरी कणों की परत बन जाए, तो जैसे हम दाब बढ़ाते जाएंगे परत का निर्माण होता जाएगा। इसीलिए भौतिक अधिशोषण बहुपरतीय होता है, यानी कि यहां पे दाब बढ़ाने से एक अधिशोषित परत के ऊपर दूसरी अधिशोषित परत आ सकती है, बट बंध में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर ए और बी के कण है, ये भी बी है, तो अगर ए और बी के बीच में रासायनिक बंध बन रहा है तो ऐसा नहीं है कि दाब बढ़ाने से बी और बी, अगर पहले से रासायनिक बंध नहीं बना रहे थे तो अब ये रासायनिक बंध बनाने लग जाएंगे। इसीलिए यहां पे एक ही परत का निर्माण होगा क्योंकि ये विशिष्ट है। तो विशिष्ट होना भी इस बात की पुष्टि करता है कि रासायनिक अधिशोषण में एक ही परत का निर्माण होगा। अगली बात समझा जाए तो गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है भौतिक अधिशोषण, क्योंकि जो गैस ज्यादा आसानी से द्रवीकृत हो जाएगी, यानी जिसको द्रव बनाना आसान है, उसके बीच में आकर्षण के बल ज्यादा है, और यदि आकर्षण के बल ज्यादा है तो वो आसानी से अधिशोषित भी होगी क्योंकि वो सतह के साथ भी ज्यादा आकर्षण करेगी। यानी अगर मैं बात करूं अमोनिया और हाइड्रोजन गैस की, तो मुझे पता है कि अमोनिया एक द्विध्रुव वाली गैस है, इसके बीच में आकर्षण बल ज्यादा है। अगर आकर्षण बल ज्यादा है तो अमोनिया का अधिशोषण ज्यादा अच्छे से होगा, ज्यादा आसानी से होगा हाइड्रोजन की तुलना में, क्योंकि वहां पे आकर्षण बल कम है। रासायनिक बंध भी गैस की प्रकृति पर कहीं ना कहीं तो निर्भर करेगा ही कि कोई गैस आसानी से बंध बनाएगी, किसी की स्थायित्व नेचर कम होगा, तो जो गैस आसानी से बंध बना लेगी उसका अधिशोषण ज्यादा होगा, जो गैस मुश्किल से बंध बनाएगी उसका अधिशोषण कम होगा। और आखिरी बात बच्चों इसको आगे भी समझेंगे कि अगर ताप में वृद्धि करेंगे तो भौतिक अधिशोषण घटेगा, लेकिन रासायनिक अधिशोषण बहुत ध्यान देना कि पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है कि ऐसा क्यों होगा। यदि मैं बात करूं भौतिक अधिशोषण में, तो यहां पे वैंडरवाल बल लग रहे हैं, अब क्या होगा, मैंने तापमान बढ़ा दिया तो जो कण अधिशोषित हुआ उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो वो सतह को छोड़ के बाहर जाना चाहेगा और चला जाएगा। तो तापमान बढ़ाने से गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो कण सतह को छोड़ के सतह से अलग होने की कोशिश करेंगे। इसलिए
अधिशोषण घट जाएगा। बट यहां पे क्या होगा, यहां क्यों बढ़ रहा है पहले, यहां पहले इसलिए बढ़ रहा है कि जब मैं तापमान को बढ़ा रहा हूं तो पहले उसे सक्रियण ऊर्जा मिल जाएगी, सक्रियण ऊर्जा मिल जाएगी तो रासायनिक बंध आसानी से बनेंगे, और अगर आसानी से बनेंगे तो ज्यादा रासायनिक बंध बनेंगे, ज्यादा अधिशोषण होगा रासायनिक वाला। लेकिन कुछ समय पश्चात यदि मैं तापमान को और बढ़ा दिया तो उसके बाद बंध टूटने लग जाएंगे, बंध टूटने लग जाएंगे अतिरिक्त ऊर्जा लेके, और अधिशोषण का मान घटने लगेगा। तो सक्रियण ऊर्जा की उपस्थिति की वजह से रासायनिक अधिशोषण ताप बढ़ाने पर पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। तो समझते बच्चों, अधिशोषण किन किन बातों पर निर्भर करता है। जब हम देख रहे थे अधिशोषक की प्रकृति पर दोनों करेगा, अधिशोषक यानी जिस सतह पे अधिशोषण हो रहा है, क्योंकि अगर ठोस की पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ा दें तो ज्यादा पृष्ठ पे ज्यादा कण होंगे, ज्यादा पृष्ठ तनाव होगा, ज्यादा कणों को आकर्षित करने का मौका मिलेगा। तो जैसे जैसे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाता है या मुक्त संयोजकता बढ़ा दी जाती है तो ज्यादा आकर्षण की वजह से अधिशोषण ज्यादा होगा। तो जो अधिशोषण कर रहा है उसकी प्रकृति पर तो निर्भर करना ही करना है, जिसका अधिशोषण हो रहा है उसकी भी प्रकृति पर निर्भर करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि अभी हमने देखा रासायनिक में जो गैस ज्यादा आसानी से द्रवीकरण हो गया, यानी जिसका क्रांतिक ताप ज्यादा होगा उसका द्रवीकरण भी आसान होगा, उसका द्रवीकरण भी आसान होगा। और उस गैस का अधिशोषण ज्यादा होगा भौतिक वाला। और यदि किसी गैस की क्रियाशीलता ज्यादा है तो वो ज्यादा आसानी से रासायनिक बंध बनाएगी और उसका भी अधिशोषण ज्यादा होगा। तो कहीं ना कहीं ये अधिशोषण की प्रकृति पर निर्भर करेगा। ताप का प्रभाव बच्चों अभी हमने देखा कि यदि इसको ला शाती के नियम से समझाएं तो अधिशोषण निगेटिव ऋणात्मक डेल्टा एच वाला है, और ऐसे में ताप बढ़ाने पे अभिक्रिया अभिकारक की तरफ जाती है। अभिक्रिया किधर जाती है, ला शाती के नियम के अनुसार यदि एक साम्य अवस्था का मैं ताप बढ़ा दूं तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं अभिकारक की तरफ जाती है और ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं उत्पाद की तरफ जाती है। तो यदि अभिकारक की तरफ चली गई ताप बढ़ाने पर अधिशोषण का मान क्या होगा, अधिशोषण का मान कम हो जाएगा। और इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि मैं ताप को बढ़ाता हूं तो भौतिक में क्या होगा, भौतिक में ताप को बढ़ाने से गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ी तो कण सतह को छोड़ के बाहर जाने की कोशिश करेंगे, और इस वजह से अधिशोषण का मान लगातार घट रहा है। अधिशोषण हुए हुए द्रव्यमान लगातार क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। लेकिन यदि मैं रासायनिक की बात करूं तो ताप बढ़ाने से पहले क्या होगा, ताप बढ़ाने से पहले मुझे सक्रियण ऊर्जा मिल जाएगी, और यदि मुझे सक्रियण ऊर्जा मिल गई तो बंध बनाने में अभिकारक को आसानी होगी, और रासायनिक बंध ज्यादा आसानी से बनेंगे। इसलिए शुरुआती दौर में अधिशोषण का मान ताप बढ़ाने से बढ़ रहा है। फिर क्या होगा, कुछ समय पश्चात बंध को तोड़ने की ऊर्जा मिल जाएगी, बंध को विभाजित करने की ऊर्जा मिल जाएगी, और यदि बंध के विभाजन की ऊर्जा मिल गई तो बंध टूटने लगेंगे और अधिशोषण का मान घटने लगेगा। तो रासायनिक और भौतिक दोनों ही अधिशोषण पर ताप का प्रभाव होता है, लेकिन थोड़ा सा अलग होता है। जनरली हम ये बोलते हैं कि रासायनिक और भौतिक दोनों ही ताप बढ़ाने पर फाइनली जाके घटने लगते हैं, अंततः जाके वो घटने लगते हैं, लेकिन शुरुआती दौर में जो प्रभाव है वो दोनों में अलग अलग होगा। तो ताप का प्रभाव हम अलग अलग तरह से देखते हैं रासायनिक और भौतिक अधिशोषण के लिए। अब बच्चों दाब का प्रभाव समझते हैं। दाब का प्रभाव भी हमने देखा था कि भौतिक वाले पे होगा, रासायनिक पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि दाब बढ़ाने से रासायनिक बंध बनने लग जाएंगे अगर पहले से नहीं बन रहे, या आसानी से बनेंगे। तो इसीलिए हम इसे समान ताप पे देखते हैं, इसीलिए समतापीय वक्र कहा जाता है। और यहां पे हम एक्स और एम, एक्स बताता है कितना अधिशोषण का द्रव्यमान जमा हुआ, और एम बताता है कितने अधिशोषक के द्रव्यमान पे जमा हुआ। यानी कि x अपॉन m हमें दिखाता है कि कितना अधिशोषण हुआ। इसे बोलते हैं अधिशोषण की मात्रा। x द्रव्यमान है अधिशोष्य का और m द्रव्यमान है अधिशोषक का। तो अगर बोला जाए रासायनिक अधिशोषण,
तो बच्चों इस पे तो दाब का प्रभाव नहीं होगा, इस पे दाब का प्रभाव नहीं होगा या सार्थक रूप से नहीं होगा। लेकिन यदि मैं बात करूं भौतिक अधिशोषण की, यदि मैं बात करूं भौतिक अधिशोषण की, तो दाब बढ़ाने से बढ़ेगा, इसका दाब पे प्रभाव होगा। और दाब बढ़ाने से यहां पर अगर मैं वक्र से देखूं तो जैसे जैसे दाब बढ़ा रहा हूं अधिशोषण का मान भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन यहां पे देखो तो यहां पे एक संतृप्त दाब भी मिल रहा है, इसको अभी समझेंगे फ्रेंडलिच समतापीय वक्र से। तो फ्रेंडलिच समतापीय वक्र हमें यही बताता है कि दाब बढ़ाने से भौतिक अधिशोषण पे क्या प्रभाव पड़ता है। अगर बच्चों इसको देखा जाए, सोचा जाए, तो शुरुआत में मेरे पास एक सतह है जो पूरी खाली है, पूरी तरह से खाली है। हर कण के पास मुक्त संयोजकता है, हर कण के पास अतिरिक्त बल है। तो शुरुआत में मेरे पास ज्यादा जगह खाली है, बाहर से कण आ रहे हैं तो ज्यादा तेजी से अवशोषित करेंगे, अधिशोषित करेंगे। तो यदि वो ज्यादा तेजी से अधिशोषित करेंगे तो शुरुआती टाइम में क्या होगा कि मैं अगर दाब को बढ़ा दूं तो अधिशोषण भी तेजी से बढ़ेगा। तो शुरुआती दौर में x/m का जो मान है वो दाब के समानुपाती होगा। धीरे धीरे क्या होगा कि सतह के कुछ जगहों पे अधिशोषण हो चुका होगा, यानी अब उन जगहों पे दोबारा से अधिशोषण नहीं हो सकता। हम एक परत की बात करेंगे, यहां पे हम किसकी बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक परत वाले भौतिक अधिशोषण की। अगर एक से ज्यादा परत है तो वो यहां पे नहीं पढ़ा जाएगा, एक परत वाले भौतिक अधिशोषण की, यानी दूसरी या तीसरी परत का निर्माण नहीं हो सकता है। तो सतह पे कुछ कण पहले से आके अधिशोषित हो गए। अब क्या है कि सतह का जो कण है, जो पृष्ठ क्षेत्रफल है जहां पे कण मुक्त संयोजकता वाले, वो कम हो गए। कम हो गए तो अधिशोषण पे अब दाब का उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना पहले पड़ रहा था। तो उस अवस्था में दाब बढ़ाने से अधिशोषण का मान बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगा। यानी कि पहले क्या हुआ, पहले तेजी से बढ़ा, उसके बाद ये वक्र थोड़ा सा नीचे झुक जाएगा। थोड़ा सा नीचे इसलिए झुक गया क्योंकि यहां पे अब दाब बढ़ाने से उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगा जितनी तेजी से पहले बढ़ रहा था। तो क्या होगा, कुछ समय पश्चात पूरी की पूरी सतह के जितने भी कण थे, जितनी भी मुक्त संयोजकताएं थी, सब खत्म हो गई। हर जगह पे अधिशोषण हो गया, अब कोई भी मुक्त संयोजकता नहीं बची। तो एक संतृप्त दाब के बाद एक ऐसी अवस्था आ जाएगी जहां पे दाब बढ़ाने से उस परत में कण नहीं बढ़ सकते, क्योंकि सतह के पास मुक्त संयोजकता ही नहीं बची। तो इसको बोलते हैं हम संतृप्त अवस्था। और इसके पश्चात दाब बढ़ाने से अधिशोषण की मात्रा पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। इसे हम दिखाते हैं x/m दाब की घात 0 के समानुपाती, यानी दाब का उस पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। तो इन्हीं तीनों को मिला के दिखा देते हैं बच्चों। x/m बराबर है k p की घात 1/n, जहां पे n का मान 1 से लेके अनंत तक हो सकता है। यानी कि मैं बोलूं तो 1/n का मान अगर 1 है तो वो ये मैं पहली वाली स्टेज बन जाएगा। 1/n का मान अगर 0 है यानी n अनंत है तो वो मेरी तीसरी वाली स्टेज बन जाएगा। और 1 से 0 के बीच में कुछ भी है तो वो मेरी बीच वाली स्टेज बन जाएगा। 1 से 0 के बीच में तो वो मेरी बीच वाली स्टेज बन जाएगा। और इसी को अगर मैं लॉग लगा दूं तो ये बन जाएगा log x/m इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log p, जहां पे log k और k ये नियतांक है। ये क्या है, नियतांक। तो बच्चों यहां पे एक लॉग वाला ग्राफ भी समझते हैं कि यदि लॉग में देखो तो ये जो y अक्ष पे कट आ रहा है वो है log k, और इसका जो स्लोप आ रहा है वो होगा 1/n। log x/m बराबर है log k प्लस 1/n log p। इसको मैं सरल रेखा के समीकरण y बराबर c प्लस m x से तुलना कर रहा हूं। तो जो c का मान है वो आ गया log k, और जो m का मान है वो आ गया 1/n। और यहां पे अगर मैं देखूं तो x/m समानुपाती है p के, इस वाली जगह में x/m समानुपाती है p की घात 1/n के, और यहां पे संतृप्त अवस्था आ गई तो x/m समानुपाती है p की घात 0 के। ये तीन स्टेजेस में अधिशोषण को समझाता है हमें फ्रेंडलिच समतापीय वक्र, फ्रेंडलिक का समतापीय वक्र। और ताप अगर मैं बढ़ा दूं बच्चों, ताप बढ़ाने से अधिशोषण कम होगा ही नहीं होगा, भौतिक अधिशोषण। तो वक्र का शेप ऐसा ही रहेगा, लेकिन ताप बढ़ाने से वक्र क्या होगा, नीचे आ जाएगा। तो जैसे जैसे मैं ताप बढ़ाता जा रहा हूं, जैसे जैसे मैं ताप बढ़ाता जा रहा हूं, वैसे वैसे वक्र नीचे आता जाएगा।
यानी यहां पे T1 सबसे उच्चतम ताप है और T3 सबसे निम्न ताप है। तो ताप की वर्णन का भी प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। तो ताप बढ़ाने पे भौतिक अधिशोषण घटेगा, तो जो भी दाब के वक्र हैं वो नीचे की तरफ आ जाएंगे, यानी कम अधिशोषण दिखाएंगे। बट उनमें भी वही 3 स्टेजेस मिलेंगी, पहले तेजी से, फिर धीरे धीरे और अंततः संतृप्त अवस्था आ जाएगी। अंततः संतृप्त अवस्था आ जाएगी। अब बच्चों समझा जाएगा इस अध्याय का दूसरा भाग, जिसे कहते हैं कोलाइडी विलयन। तो विलयन को उनके विलय के कणों के साइज के आधार पे, आकार के आधार पे हम 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं। एक को बोलते हैं कोलाइडी विलयन, एक को बोलते हैं वास्तविक विलयन या क्रिस्टलाइड, और तीसरे को बोलते हैं निलंबन या सस्पेंशन। तो यहां पे कणों के आकार के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। यदि विलय के कणों का आकार या त्रिज्या 1 नैनोमीटर से कम है तो ऐसे विलयन को कहा जाता है वास्तविक विलयन। यदि ये त्रिज्या 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में तो इसे कहा जाता है कोलाइड विलयन, और यदि ये 1000 नैनोमीटर से बड़े हैं कण तो इनको कहा जाता है निलंबन। जैसे यदि आप चीनी को पानी में घोल दो तो चीनी के कण इतने छोटे हैं कि आप उन्हें देख भी नहीं पाओगे और उनका आकार 1 नैनोमीटर से छोटा है, तो चीनी का पानी में घुलना बन जाएगा वास्तविक विलयन या क्रिस्टलाइड। यदि मैं दूध को देख लूं, मिल्क को देख लूं, तो वहां पे जो क्रीम के कण हैं उनका आकार 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में, इसलिए जो दूध में पानी है वो हमें ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी नहीं दिखाई देता है। दूध में जो पानी है वो हमें पारदर्शी नहीं दिखाई देता क्योंकि वो कण वहां पे बीच में आ गए। तो उन्हीं कणों का आकार बड़ा है, इसलिए दूध बन जाता है कोलाइडल विलयन। और यदि मैं पानी में मिट्टी डाल दूं तो मिट्टी के कणों को बच्चों अपनी सूक्ष्म आंखों से देख भी पाओगे, और इस वजह से मिट्टी के कणों का आकार और बड़ा है और वो बन जाएगा निलंबन। क्या बन जाएगा? निलंबन। तो दृश्यता की बात करें तो इनको किसी भी तरह की प्रकाशीय युक्ति से नहीं देख पाएंगे हम वास्तविक विलयन, क्योंकि कण बहुत छोटे हैं। इनको मैं अल्ट्रा माइक्रोस्कोप नाम के यंत्र से देख सकता हूं कि कण छोटे हैं लेकिन इतने भी छोटे नहीं कि दिखाई ना दे। और निलंबन के कण तो बहुत बड़े हैं, इन्हें हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। मतलब तुम आंख ले जाकर विलयन के सामने रख दो अपनी, दिखने लग जाएंगे। तो नग्न आंखों से भी हम निलंबन के कणों को देख सकते हैं। अगली बात करें पृथक्करण, इनका पृथक्करण कैसे करें? तो यहां तक कोलाइड तक कणों का साइज छोटा है, और छोटा है तो वो फिल्टर पेपर झिल्ली इनसे पार कर जाएंगे, और यदि वो फिल्टर पेपर झिल्ली से पार कर गए तो उस अवस्था में क्या होगा? इनका पृथक्करण फिल्टर पेपर से कर पाना असंभव, लेकिन यहां पे संभव है। क्यों संभव है? कि कणों का आकार बड़ा है, तो यदि मैं फिल्टर पेपर से उन्हें पार करूं तो कण रुक जाएंगे, लेकिन जो विलायक है वो चला जाएगा। लेकिन अगर झिल्ली की बात करें तो झिल्ली कोलाइड के कणों को रोक लेती है। यहां पर गलती से असंभव लिखा है, झिल्ली कोलाइड के कणों को रोक लेगी, झिल्ली निलंबन के कणों को रोक लेगी। तो कोलाइड और निलंबन का पृथक्करण यानी अलग कर पाना अर्ध पारगम्य झिल्ली से संभव है, लेकिन वास्तविक विलयन में ये दोनों ही असंभव है, क्योंकि वास्तविक विलयन जो फिल्टर पेपर के छोटे छोटे छेद होते हैं उनसे भी पार हो जाएंगे, और जो अर्ध पारगम्य झिल्ली उनसे भी पार चले जाएंगे। तो यहां पर हम बात करें तो पृथक्करण वास्तविक विलयन का किसी भी तरह से नहीं कर सकते, कोलाइड का अर्ध पारगम्य झिल्ली से कर सकते हैं, और निलंबन का फिल्टर पेपर और झिल्ली दोनों से कर सकते हैं। अब विसरण की बात करें, विसरण यानी एक जगह से दूसरी जगह गति करना। तो क्योंकि कण छोटे हैं तो ज्यादा तेजी से गति करेंगे, बड़े कण धीरे धीरे करेंगे। तो सबसे छोटे कणों में विसरण सबसे तेजी से होगा, इनमें थोड़ा धीरे धीरे होगा, और इनमें होगा ही नहीं क्योंकि कणों का आकार बहुत बड़ा है, कणों की गति बहुत बहुत कम हो चुकी है। तो विसरण भी हम कणों के आकार पर देखेंगे। इसीलिए कणों के आकार पर वर्गीकृत किया गया कि कणों के आकार पर भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों को अलग अलग समझा जा सकता है। अगला देखें जमना। जमना यानी कि नीचे की तरफ बैठ जाना। तो छोटे कणों का जमना मुश्किल है, जमेंगे नहीं। कोलाइड के कण भी जमेंगे नहीं, जमा नहीं होंगे, लेकिन कुछ विधियों से जो हम आगे पढ़ेंगे उन विधियों से हम कोलाइड के कणों को नीचे की तरफ बैठा सकते हैं, नीचे की तरफ सेट करा सकते हैं। और कणों का आकार बहुत बड़ा है तो इनको तो गुरुत्वाकर्षण ही नीचे खींच लेगा। मिट्टी के पानी को आप थोड़ी देर रख के छोड़ दो तो देखोगे सारी की सारी मिट्टी तो नीचे बैठ जाती है अपने आप। क्यों बैठ जाती? क्योंकि मिट्टी के कणों का आकार इतना बड़ा है कि गुरुत्वाकर्षण बल ही उन्हें नीचे खींच लेगा। लेकिन दूध को आप रख के छोड़ दो तो दूध इतनी आसानी से नीचे नहीं बैठेगा। दूध में पानी और क्रीम अलग अलग नहीं होगी। चीनी के पानी को रख के छोड़ दो, उसमें भी चीनी अपने आप नीचे नहीं बैठेगी। लेकिन दूध में अगर देखो तो वहां पे अगर मैं थोड़ा सा कुछ दही या नींबू मिला दूं तो वो कण अपने आप अलग होने लग जाते हैं। यानी कि
कोलाइड अपने आप तो नहीं होंगे, लेकिन कुछ विशिष्ट विधियों से, कुछ विशेष विधियों से हम उन्हें अलग कर सकते हैं, उन्हें नीचे बैठा सकते हैं। यदि प्रकृति की बात करूं तो छोटे कण समान रूप से पूरे में फैल जाएंगे तो वो समांगी होंगे, बट कोलाइड और निलंबन के कण बड़े होते हैं, वो समान रूप से नहीं फैलते, इसलिए वो विषमांगी होते हैं। यानी यहां पे सांद्रता पूरे विलियन में एक समान नहीं होगी, जैसा कि हमने विलियन में देखा है कि विलियन के कण इतने छोटे हैं कि वो एक समान रूप से पूरे के पूरे विलायक में फैल जाएंगे और हर जगह हमें सांद्रता एक समान मिलेगी, इसलिए क्या बोलेंगे उन्हें, समांगी। बट यहां पे दोनों कैसे हैं, विषमांगी। और अगर टिंडल प्रभाव और ब्राउनियन गति की बात करें जो हम आगे देखेंगे, तो ये हमें विशिष्ट रूप से सिर्फ और सिर्फ कोलाइड में मिलता है, इसीलिए ये कोलाइड के गुणधर्मों में पढ़ा जाएगा कि क्या होता है टिंडल इफेक्ट और क्या होता है ब्राउनियन गति, क्या होता है ब्राउनियन गति। तो बच्चों यहां पे मैं पढ़ना क्या है, कोलाइडी विलियन के बारे में, कोलाइडी विलियन के बारे में पढ़ना है इस अध्याय में। अब कोलाइडी विलियन में जैसे विलियन में विलय और विलायक होते हैं, वैसे कोलाइड में भी हमारे पास दो फेज होते हैं, दो व्यवस्थाएं होती हैं, जिनमें से एक को बोलते हैं परिक्षिप्त अवस्था और दूसरी को बोलते हैं परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम, जिसको डीपी डिस्पर्स्ड फेज और डीएम डिस्पर्जन मीडियम से दिखाते हैं। तो इनका जो चिन्ह है वो डीएम और डीपी होंगे, जो हम आगे भी यूज करेंगे। जैसे अभी हमने अधिशोषण में देखा बच्चों, एक अधिशोष्य जो जम रहा है, एक अधिशोष्य जिसकी सतह पे जम रहा है, वैसे ही परिक्षेप्य अवस्था जिसका विसरण हो रहा है, यानी जिसको मैं घोल रहा हूं, और परिक्षेपण माध्यम जिसमें घोला जा रहा है। तो जो विलय था वो ये बन गया परिक्षेपित अवस्था डीपी, और जो विलायक था वो बन गया परिक्षेपण माध्यम डीएम। तो अब हम कोलाइडी विलयन में डीपी और डीएम के आधार पर समझेंगे कि इनको कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं। तो उसको समझते हैं बच्चों कि कोलाइडी विलयन में कितनी प्रवस्थाएं हैं, हर विलयन की तरह यहां भी दो प्रवस्थाएं हैं, परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम, डीपी और डीएम। तो कोलाइडी विलयन में दो प्रवस्थाएं हैं, एक को बोलते हैं डीपी, एक को बोलते हैं डीएम, और इन डीपी डीएम के आधार पर हम तीन प्रकार से वर्गीकृत करेंगे। पहले डीपी डीएम की भौतिक अवस्थाएं, द्रव, ठोस और गैस के आधार पे। तो यहां पे हमें 8 प्रकार के कोलाइडी विलयन मिलेंगे, द्रव, ठोस और गैस के आधार पे। दूसरा इनके बीच के आकर्षण बल, आकर्षण बल ज्यादा है यानी द्रव स्नेही, या आकर्षण बल कम है द्रव विरोधी, ये वाला ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये वाला वर्गीकरण ज्यादा महत्वपूर्ण है। और डीपी कणों के प्रकार पे, प्रकार यानी कि आकार के आधार पे कि बड़े हैं, छोटे छोटे कण जुड़ के बड़े बन गए, या छोटे छोटे कण जुड़ के बड़े बन गए। तो इन तीनों में अंतर देखें, यहां भी 3 प्रकार के। तो हम 8 प्रकार से, 2 प्रकार से और 3 प्रकार से अलग अलग आधार पे विभाजित कर सकते हैं। तो एक एक करके बच्चों इन तीनों आधार को समझा जाएगा। पहले समझेंगे परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण अवस्था, परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पे। तो भौतिक अवस्था के आधार पर बच्चों हमारे पास 8 प्रकार के हैं। यदि परिक्षेपण माध्यम यानी कि डीएम और परिक्षिप्त अवस्था यानी कि डीपी, तो यहां पे डीपी ठोस है, यहां पे डीपी द्रव है, यहां पे डीपी गैस है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस को ठोस में, ठोस को द्रव में, ठोस को गैस में, द्रव को ठोस में, द्रव को द्रव में, द्रव को गैस में, गैस को ठोस में, गैस को द्रव में। यानी कि एक ही करके मैं सारे कॉम्बिनेशन लिया, सिर्फ एक नहीं लिया। कौन सा नहीं लिया? गैस को गैस में। ये वाला कभी भी कोलाइडी विलयन नहीं बन सकता है। गैस का गैस में कभी भी कोलाइडी विलयन नहीं बनेगा, क्योंकि गैसें हर अनुपात में समांगी मिश्रण बनाती हैं। यानी अगर मैं 2 गैसेस को आपस में मिला दूं तो वो हमेशा वास्तविक विलयन ही बनाएंगी, वो कभी भी कोलाइडी विलयन नहीं बना सकती। इसीलिए हमें 9 प्रकार के, अर्थात हमें 8 प्रकार का ही वर्णन देखने को मिलेगा। 9 नहीं मिलेंगे, 8 ही मिलेंगे। तो ठोस का, ठोस को कहा जाता है ठोस सॉल, ठोस का द्रव में कहा जाता है सॉल, और ठोस का गैस को कहा जाता है एरोसोल। तीनों बच्चों कॉमन बात देख सकते हो कि जब हमारे पास डीपी ठोस है, डीपी कैसा है? ठोस, तो ऐसे कोलाइडी विलयन को सॉल कहा जा रहा है। ठोस ठोस है तो ठोस सॉल, ठोस द्रव है तो द्रव सॉल, ठोस गैस है या ठोस एयर है, इसीलिए बोला गया एरोसोल। एयर से यहां लिया गया एरोसोल। तो ठोस सॉल, सॉल और एरोसोल। यहां पे देखिए, तो जब गैस है तो गैस वाले को हमेशा झाग कहा जाता है, फोम कहा जाता है। तो डीपी के आधार पर आप लोग को याद रखने में आसानी हुई कि कब क्या कहा जाएगा। यदि डीपी मेरा ठोस है
तो सॉल कहा जाएगा। यदि डीपी मेरा गैस है तो झाग कहा जाएगा। तो गैस का ठोस, ठोस झाग, गैस का द्रव, द्रव झाग या सिर्फ झाग। और ये तीन अलग से याद रख लो। द्रव का ठोस में जल, जो बालों में लगाते हैं हम लोग, वही वाला जल। द्रव का द्रव पायस, जैसे दूध। द्रव का गैस एरोसॉल। जब भी गैस होगा वहां पे हमेशा क्या कहा जाएगा? एरोसॉल। कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे रूबी ग्लास, ये ठोस सॉल है। खनिज, कुछ कीमती पत्थर जैसे एमरल्ड, एम्बर, ये सब हमारे ठोस सॉल होते हैं। शाही, जो हम इंक यूज करते हैं। स्वर्ण, रंग, कीचड़, ये सब हमारे कैसे हैं? द्रव सॉल। धूल, हवा में धुआं, आंधी, यहां पे तुम क्या देखोगे? एक ठोस होगा जो गैस में विस्तृत होगा। इनमें हम देखेंगे कि ठोस, जैसे कीचड़ में क्या है? मिट्टी होती है जो पानी में विस्तृत होती है। तो ठोस द्रव में विस्तृत होगा और इनमें ठोस ठोस में विस्तृत होगा। ऐसे इन दोनों को देखें तो कॉर्क, प्यूमिक स्टोन एक विशेष पत्थर होता है। फोम, रबर, ब्रेड, फेटी गई क्रीम, शेविंग क्रीम, सोडा वाटर, साबुन के झाग, इन सब में अगर ध्यान से देखें तो सबके सब झाग होते हैं। यानी कि यहां पे गैस में, गैस का विचलन हो रहा है ठोस अथवा द्रव में। अगर ब्रेड देखें तो ब्रेड में छोटे छोटे छेद होते हैं ना, तो उनमें गैस के तो विचलन हुआ है ठोस अवस्था में। और यदि मैं झाग में देखूं तो गैस का विचलन हुआ है द्रव अवस्था में। इसके अलावा जो द्रव वाले हैं, ये तीन द्रव वाले, पनीर, दही, जली, बूट पॉलिश, ऑपल, दूध, बालों की क्रीम यानी जेल, मक्खन, कोल्ड क्रीम, कोहरा, धुंध, बादल, इन सब में क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं द्रव। जैसे कोहरे में पानी हवा में विस्तृत हो रहा है, दूध में क्रीम पानी में विस्तृत हो रही है, द्रव द्रव में हो रहा है, पनीर में हमारे पास द्रव ठोस में विस्तृत हो रहा है। तो इस तरह से हम कोलाइडी विलयनों का 8 प्रकार से वर्गीकरण करते हैं। बच्चों, इनके नाम और उदाहरण आप सबको याद रखने, छोटी सी ट्रिक से याद रखने में आसानी होगी। छोटी सी ट्रिक से अगर याद रखेंगे तो याद रखने में थोड़ी आसानी होगी। आगे देखते हैं दूसरा वर्णन, जो हमारा इनके बीच के आकर्षण के आधार पे, द्रव स्नेही सॉल और द्रव विरोधी सॉल। द्रव स्नेही जैसा कि नाम बता रहा है, द्रव से स्नेह आकर्षण रखने वाले, और द्रव विरोधी यानी द्रव से विरोध यानी कि प्रतिकर्षण रखने वाले। तो यदि डीपी और डीएम के कणों के बीच के आकर्षण बल प्रबल हैं तो उनको कहा जाएगा द्रव स्नेही सॉल। द्रव स्नेही सॉल। और यदि डीपी और डीएम के बीच के आकर्षण कमजोर है, कम है या है ही नहीं, डीपी डीएम से दूर जाना चाहता है, तब उसको कहा जाएगा द्रव विरोधी सॉल। क्या कहा जाएगा? द्रव विरोधी सॉल। अब समझा जाए कि निर्माण कैसे करेंगे। तो जो स्नेही है उसको तो बस मैं मिला दूं। अगर दो चीजों के बीच में आकर्षण है तो मुझे क्या करना है? सिर्फ पास पास लाके रखना है, बाकी काम वो खुद कर लेंगे, स्वतः कर लेंगे। तो इनका निर्माण आसानी है, सिर्फ मिला के या गर्म करके भी बनाए जा सकते हैं। लेकिन अगर दो चीजें विरोध करें तो मुझे उन पर बल लगा के पास लाना होगा। यानी कि जो द्रव विरोधी उनको आसानी से तैयार नहीं कर सकते, उनके लिए हम कुछ विशेष विधि का उपयोग करेंगे जो आगे समझेंगे। स्थायित्व की बात करें तो आकर्षण वाली चीजें आपस में जुड़ा रहना चाहेंगे तो विलयन बना रहेगा। लेकिन जिनमें विरोध है वो तो एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे ना। तो मैंने कुछ करके उन्हें मिला तो दिया, लेकिन अगर जैसे ही मैं उन्हें आजाद करूंगा वो वापस से एक दूसरे से क्या कोशिश करेंगे? दूर जाने की। तो उनका जो स्थायित्वपन है वो कम होगा। इसीलिए यहां पे हम बोलेंगे ये उत्क्रमणीय है। उत्क्रमणीय यानी मान लो किसी वजह से मैंने डीपी को अलग कर दिया, डीपी को नीचे बैठा दिया, जमा दिया, सेट करा दिया, प्रेसिपिटेट करा दिया, तो वापस से अगर मैं सिर्फ मिला दूं उसको डीएम के साथ तो अपने आप बन जाएगा? नहीं बन जाएगा। यानी इनको बाहर भी निकाल कर मैं अगर वापस से बनाना चाहूं तो आसानी से बना सकता हूं। इसीलिए कहा जाता है कि ये उत्क्रमणीय है, विपरीत दिशा में आसानी से जा सकते हैं। बट एक बार अगर इनका मैं प्रेसिपिटेशन कर दूं, एक बार मैं इनका स्कंदन कर दूं, इनको नीचे बैठा दूं, तो उस दशा में क्या होगा कि दोबारा से बनाने के लिए मुझे वही विशेष विधि उपयोग में लानी होगी जिससे पिछली बार बनाया था। यानी कि पूरा का पूरा काम बढ़ा चढ़ा के फिर से करना पड़ेगा। तो इनको वापस से बना पाना मुश्किल होगा। इसीलिए कहा जाता है अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय का मतलब ये नहीं कि बनाना नामुमकिन है। नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है। नामुमकिन तो बोर्ड में मार्क्स लाना भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हो सकता है कि कोई परिधि, कोई प्रक्रिया थोड़ी सी मुश्किल हो, तो कोई आसान हो। आसान है तो उत्क्रमणीय, मुश्किल है तो अनुत्क्रमणीय। अगर देखा है श्यानता की बात की जाए तो इनकी श्यानता विलायक से अधिक होगी, बट इनकी श्यानता विलायक के समान होगी, क्योंकि विलायक से विरोध करें तो उनसे दूर रहना चाहेंगे। पृष्ठ तनाव, क्योंकि यहां आकर्षण हो रहा है, आकर्षण की वजह से हमेशा मुक्त संयोजकता घटेगी। समझना बच्चों इस बात को कि अगर आकर्षण बढ़ेगा तो संयोजकता घटेगी, और वही संयोजकता पृष्ठ तनाव लेके आती है।
सतह पे जो मुक्त संयोजकता है वही पृष्ठ का तनाव बनती है। तो यदि पृष्ठ का तनाव या मुक्त संयोजकता कम होगी तो आकर्षण आने के बाद पृष्ठ तनाव भी कम होगा। यहां पे आकर्षण नहीं आ रहा है, बहुत बहुत कम आ रहा है, तो पृष्ठ तनाव पे भी कोई खास फर्क अंतर नहीं आएगा। यहां पे जल योजन या विलायीकरण यानी कि घुलने की प्रक्रिया ज्यादा अच्छे से होगी, ज्यादा विलायन होगा। यहां पे कम विलायन होगा क्योंकि विरोध करें। तो बच्चों अगर नाम को समझ लिया द्रव स्नेही और द्रव विरोधी तो ज्यादातर गुणधर्म बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे, बहुत ही आसानी से। आवेश की बात करो तो ये आवेश वाला पॉइंट भी थोड़ा सा ज्यादा महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है कि यदि मैं देखूं तो द्रव विरोधी बनाए कैसे जाएंगे। द्रव विरोधी बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि यदि डीएम में मैंने डीपी के कणों को विस्तृत किया तो ये कण बाहर आना चाहेंगे, तो इन कणों को हम एक समान आवेश दे देते हैं। अब क्या होगा, एक समान आवेश देते ही ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगेंगे और इस प्रतिकर्षण की वजह से ये विलयन के अंदर बने रहेंगे। यानी कि इनको जब हम इस बनाते हैं या इनमें जो स्थायित्व लेके आते हैं वो आवेश के थ्रू ही लेके आ सकते हैं। तो कभी भी द्रव विरोधी है अगर उसमें आवेश नहीं है तो वो अपने आप स्कंदन कर जाएगा, प्रेसिपिटेट कर जाएगा। इसीलिए द्रव विरोधी में हमेशा, द्रव विरोधी विलयनों में हमेशा एक समान धनावेश या एक समान ऋणावेश पाया जाएगा। या तो सारे कणों के ऊपर धनावेश होगा या सारे कणों के ऊपर ऋण आवेश होना ही चाहिए, तभी वो विलयन के अंदर बने रह पाएंगे, अदरवाइज वो स्कंदन कर जाएंगे। यहां पे आवेश हो या ना हो उससे ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है, इसलिए द्रव स्नेही में आवेश होना अनिवार्य नहीं है, आवेश होना अनिवार्य नहीं है। अगर गोचरता की बात की जाए कि इन्हें देखा जा सकता है नहीं देखा जा सकता है, तो द्रव स्नेही छोटे होते हैं और छोटे होने के से इनको देखना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन द्रव विरोधी का आकार बड़ा होता है, इनको देखना आसान होता है, इनको देखना आसान होता है। यदि बात को मैं स्कंदन की तो जैसा भी हम समझ रहे हैं कि द्रव स्नेही द्रव के अंदर रहना चाहते हैं तो उनको द्रव से अलग करना या स्कंदन करना या प्रेसिपिटेट करना मुश्किल होगा, और मुश्किल होने के से यहां पे मुझे विद्युत अपघट्य की अधिक मात्रा की आवश्यकता होगी, जो आगे अभी हम स्कंदन की प्रक्रिया को समझेंगे। लेकिन द्रव विरोधी खुद ही बाहर आना चाहता है तो थोड़ा सा मैं मेहनत कर लूं तो वो अपने आप बाहर आ जाएगा, लेकिन यहां पे स्कंदन करना आसान होगा और क्षेपित करना आसान होगा। टिंडल प्रभाव हमें मिलेगा, एक में कण छोटे हैं तो कम मिलेगा, जिसके कण बड़े हैं वहां पे थोड़ा ज्यादा मिलेगा। विद्युत क्षेत्र में गमन ये आवेश पे निर्भर है, तो द्रव विरोधी में तो हमेशा मिलेगा, मिलना ही मिलना है क्योंकि कणों पे आवेश हमेशा मिलेगा। लेकिन द्रव स्नेही में हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि कणों पे आवेश हो भी सकता है और नहीं भी। अभी समझाया कि द्रव स्नेही को आवेश होना अनिवार्य नहीं है, आवेश होना अनिवार्य नहीं है, तो विद्युत क्षेत्र में गमन होना भी अनिवार्य नहीं है। अब बच्चों ये याद रखना कि जो भी कार्बनिक सॉल्व होते हैं, जितने भी कार्बनिक सॉल्व होते हैं जैसे कि जिलेटिन, गम, स्टार्च, गोंद, तो वो सारे के सारे कैसे होते हैं, द्रव स्नेही, द्रव स्नेही। और जितने भी अकार्बनिक होते हैं जैसे कि स्वर्ण का, चांदी का, सल्फर का, इन सब के जो कोलाइडी विलयन होंगे वो सबके सब ज्यादातर कैसे होंगे, द्रव विरोधी। तो इनके उदाहरण भी याद रखना कि कार्बनिक सॉल्व मुख्यतः द्रव स्नेही होंगे, जबकि अकार्बनिक सॉल्व मुख्यतः द्रव विरोधी होंगे। कैसे होंगे, द्रव विरोधी। तो इस अध्याय में बच्चों परिभाषाओं को समझ लो, आसानी से अपने आप याद रहेंगे, आप एग्जाम में लिख के आ सकते हो। परिभाषाएं ज्यादा हैं, उनको समझ के याद रखना है ताकि हम उन्हें एग्जाम में समझा पाए। तो समझ के याद की गई चीजें आसानी से याद रहेंगी। तीसरा जो वर्गीकरण है वो है परिक्षिप्त अवस्था यानी डीपी के आकार के आधार पे। अब बच्चों यहां पे तीन चीजें हो सकती हैं। पहली चीज ये कि जो डीपी है उसका आकार पहले से कोलाइडी विलयन के आकार के अंदर आता है, यानी 1 नैनोमीटर से कितना है, 1000 नैनोमीटर के बीच में। तो अगर 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में पहले से ही है तो इनको कहा जाता है वृहद आणविक, इनको कहा जाता है वृहद आणविक। और ये भी ज्यादातर कैसे होते हैं, कार्बनिक। यानी ज्यादातर, मुख्यतः, मैं हमेशा सदैव नहीं बोल रहा हूं, मुख्यतः बोल रहा हूं, मुख्यतः कार्बनिक सॉल्व वृहद आणविक भी होते हैं और द्रव स्नेही भी होते हैं। मुख्यतः कार्बनिक सॉल्व वृहद आणविक भी होते हैं, यानी इनमें जो बड़े बड़े
अणु मिलेंगे उनका आकार 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा और ये द्रव स्नेही भी होंगे। मुख्यतः अकार्बनिक सॉल्ट, मुख्यतः अकार्बनिक सॉल्ट द्रव विरोधी होते हैं और बहुआण्विक होते हैं। बहुआण्विक का मतलब कि इनका आकार वैसे तो वास्तविक विलयन जितना है, यानी 1 नैनोमीटर से छोटा है, लेकिन कुछ विशेष विधियों के द्वारा हम इनके छोटे छोटे कणों को जोड़ के एक बड़ा कण बना ले रहे हैं, जो वो कण अपने आप कोलाइडी विलयन यानी 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में आता है। तो यहां पे छोटे छोटे कण जुड़ के एक बड़ा कोलाइडी कण बना लेंगे। जैसे सल्फर के सॉल्ट में देखा S8 के कण होते हैं, जहां पे सल्फर के कण जोड़ के क्या बना लेते हैं, एक बड़ा सा कोलाइडी कण। तो यदि छोटे छोटे कण जुड़ के बड़ा कण बनाए तो वो आणविक है, बहुआण्विक है। यदि छोटे छोटे कण की जगह एक बड़ा कण ही आ गया है तो वो अपने आप वृहद आणविक है, यानी बड़ा आणविक है। तीसरा जो होता है उससे बोलते हैं संगुणित कोलाइड। ये वास्तविक भी होते हैं और कोलाइड भी होते हैं। जैसे साबुन, यदि मैं कणों की सांद्रता बढ़ा दूं तो कण आपस में जुड़ के कोलाइडी बन जाते हैं, लेकिन यदि मैं सांद्रता को कम कर दूं तो वो वापस से टूट के क्या बन जाते हैं, वास्तविक बन जाते हैं। यानी कि ऐसे जो कम सांद्रता पे सामान्य विद्युत अपघट्य या वास्तविक विलयन की तरह होंगे, लेकिन अधिक सांद्रता पे संगुणित होके क्या बना लेंगे, कोलाइडी विलयन। उनको कहते हैं हम संगुणित कोलाइड या मिशेल, जैसे कि साबुन, अपमार्जक, ये सब। तो बच्चों यहां पे देखना है कि संगुणित और बहुआण्विक में एक अंतर है। अंतर यह है कि संगुणित का अगर सांद्रता कम करूं तो वो वापस से वास्तविक बन जाएगा, लेकिन बहुआण्विक पे सांद्रता का प्रभाव नहीं होगा। एक बार ये कोलाइडी बन गया तो चाहे मैं सांद्रता कितनी भी कम कर दूं, इसका एक अकेला कण भी कोलाइडी कण ही रहेगा। तो संगुणित और बहुआण्विक में अंतर है कि संगुणित की अगर मैं सांद्रता कम करूं तो वो वापस से वास्तविक बन जाएगा, लेकिन बहुआण्विक सांद्रता के आधार पर वास्तविक नहीं बनेगा। ये कोलाइडी कण बन गया तो ये हमेशा कैसा रहेगा, कोलाइडी कण ही रहेगा, हमेशा कोलाइडी कण ही रहेगा। और यहां पे हम बताते हैं CMC, क्रांतिक मिशेल सांद्रता, क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन या क्रांतिक मिशेल सांद्रता। क्योंकि अभी हम समझ रहे हैं कि मिशेल का निर्माण एक सांद्रता के ऊपर ही होगा, तो वो निम्नतम सांद्रता, वो निम्नतम सांद्रता जिससे ऊपर यानी जिससे अधिक होने पे मिशेल का निर्माण हो सके, मिशेल का निर्माण हो सके, उसको हम बोलते हैं क्रांतिक मिशेल सांद्रता या CMC। और मिशेल बनने के लिए बच्चों एक तापमान भी चाहिए, एक न्यूनतम तापमान भी चाहिए। तो उस तापमान को कहा जाता है क्राफ्ट तापमान। उस तापमान को क्या कहा जाता है, क्राफ्ट तापमान। वो न्यूनतम ताप जिस पर मिशेल निर्माण हो सके, मिशेल निर्माण हो सके। तो बच्चों इस तरह से हम अलग अलग आधार पे कोलाइडी विलयन को 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। एक उनके भौतिक अवस्था के आधार पे, आकर्षण के बलों के आधार पे और आकार के आधार पे। अब आगे समझते हैं। आगे हमारे पास आता है बनाने की विधियां। तो बनाने की विधियों में सबसे महत्वपूर्ण विधि है ब्रिडिक आर्क विधि। ब्रिडिक आर्क विधि यूज किसके लिए करते हैं, विद्युत परिक्षेपण कहते हैं इसे, इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन। ये मुख्यतः गोल्ड यानी कि सोना, स्वर्ण, चांदी, प्लैटिनम, इस टाइप के अणुओं के लिए ही इस्तेमाल में लाई जाती है। तो ब्रिडिक आर्क में क्या कहते हैं कि जिस भी धातु का हमें कोलाइडी विलयन बनाना है उसी धातु की छड़ ले ली जाती है, उसी धातु की छड़ ले ली जाती है। जिस माध्यम में बनाना है वो माध्यम यहां ले लिया जाता है और माध्यम को ठंडा कर दिया जाता है, बाहर बर्फ या कुछ और मिला के, कोई भी ठंडी चीज रख देते हैं जिससे तापमान कम है, साधारणतः बर्फ यहां पे रख देते हैं। अब क्या कहते हैं, यहां पे बहुत उच्च वोल्टेज लगा देते हैं, बहुत उच्च विभव लगा देते हैं।
तो जब मैं बहुत उच्च विभव लगाऊंगा तो बहुत ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी। वो ऊष्मा क्या करेगी, इन इलेक्ट्रोडों को गला देगी और इनका वाष्पीकरण कर देगी। तो जैसे ही इलेक्ट्रोड में ऊष्मा पास होगी, यहां पे एक आर्क बनेगी और ये जो कण है ये वाष्पीकृत हो जाएंगे, वो कण जिनसे ये इलेक्ट्रोड बने हैं। बट क्योंकि माध्यम अत्यधिक ठंडा है, तो जैसे ही वाष्पीकरण होकर बाहर जाएंगे, ये माध्यम के ठंडेपन के से वापस से द्रव बन जाएंगे और इनके कण अपने आप जुड़ के कोलाइडी विलयन के कणों के आकार में आ जाते हैं। तो यहां पे क्या हुआ कि हमने अत्यधिक ऊष्मा देके पहले तो वाष्पीकृत किया और आसपास के माध्यम को ठंडा रखा ताकि वो वापस से द्रवीकरण होके कोलाइडी विलयन बना लें। तो इस विधि को बोलते हैं बच्चों वैद्युत परिक्षेपण विधि या ब्रेडिक आर्क विधि। कौन सी विधि? ब्रेडिक आर्क विधि। और इसका उपयोग मुख्यतः सोना, चांदी या प्लैटिनम जैसे धातुओं को बनाने में यूज किया जाता है, जो ज्यादा क्रियाशील नहीं है। अक्रिय धातुओं के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? अक्रिय धातुओं के लिए मुख्यतः यूज करेंगे। अगले को बोलते हैं पेप्टीकरण। पेप्टीकरण में क्या है कि मैंने नया नया एक प्रेसिपिटेट बनाया, एक नया नया प्रेसिपिटेट बनाया, स्कंदन किया और इसको डीएम यानी कि परिक्षेपण माध्यम के साथ मिश्रित कर दिया। तो ये प्रेसिपिटेट अपने आप कोलाइडी विलयन में बदल जाता है। एक पेप्टीकरण एजेंट मिलाते हैं और ये प्रेसिपिटेट अपने आप परिवर्तित हो जाता है कोलाइडी विलयन में। तो एक ताजे प्रेसिपिटेट को कोलाइडी विलयन में बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है पेप्टीकरण। क्या कहा जाता है? पेप्टीकरण। जिसके कुछ उदाहरण है, जैसे AgI को मैंने AgNO3 के साथ मिक्स किया तो ये अपने आप कोलाइडी विलयन बना लेगा AgI का। FeOH3 को मैंने FeCl3 के साथ मिक्स किया तो ये अपने आप कोलाइडी विलयन बना लेगा FeOH होल साइज Fe3+ का। यहां पे देखिए बच्चों, तो हमेशा एक आयन का अधिशोषण हो रखा है, जिसको अभी हम आगे भी समझेंगे कि अधिशोषण क्यों हो रहा है, किस आयन का हो रहा है। और इसीलिए पेप्टीकरण में ताजा प्रेसिपिटेट होना अनिवार्य है, क्योंकि ताजे प्रेसिपिटेट के ऊपर ही ये आयन उपस्थित होंगे। यदि प्रेसिपिटेट पुराना हो चुका है तो वहां पे ये आयन अनुपस्थित होंगे और बिना आयन के ये द्रव विरोधी कोलाइड नहीं बन पाएंगे। अभी हमने समझा है कि बिना आवेश के द्रव विरोधी कोलाइड बनाना बहुत बहुत मुश्किल है। तो इसी आवेश को होने के लिए यहाँ पे जो प्रेसिपिटेट है वो कैसा होना चाहिए? ताजा होना चाहिए, नया नया बना हुआ होना चाहिए। बहुत पुराना होगा तो वहां पे पेप्टीकरण नहीं हो पाएगा, बहुत पुराना होगा तो वहां पे पेप्टीकरण नहीं हो पाएगा। अब बच्चों बात करते हैं कि कोलाइडी विलयन को बनाने के बाद उनका शुद्धिकरण कैसे करेंगे। तो शुद्धिकरण का पहला विधि है जिसे बोलते हैं ओपहन विधि या डायलिसिस। जो हम देखते हैं ना, डॉक्टर लोग करते हैं, किडनी विडनी की डायलिसिस करवाते हैं कुछ लोग, वही ओपहन विधि होती है। इसमें क्या हम ले लेते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। क्या ले लिया हमने? एक अर्ध पारगम्य झिल्ली ले ली, एक ऐसी झिल्ली जो वास्तविक विलयन के कणों को तो आर पार जाने देगी, लेकिन कोलाइडी विलयन के कणों को आर पार नहीं जाने देगी। वास्तविक विलयन जा सकते हैं, कोलाइडी नहीं जा सकते। और क्या किया? और यहां से जो डीएम है परिक्षेपण माध्यम, उसको हमने प्रवाह करवा दिया। अब क्या होगा कि जब डीएम यहां से प्रवाह होते हुए जाएगा, इसके अंदर से प्रवाह करते हुए इधर की तरफ बाहर जाएगा, तो वो बाहर जाएगा तो अपने प्रवाह की वजह से जो छोटे कण है यानी जो क्रिस्टलॉइड है उनको तो झिल्ली से आर पार ले जाएगा, लेकिन जो बड़े कण है वो झिल्ली के अंदर ही रह जाएंगे। तो कोलाइडी कण तो अंदर रह जाएंगे, लेकिन जो कोलाइडी के साथ क्रिस्टलॉइड कण है वो बाहर निकल जाएंगे और कोलाइडी कण अंदर रह जाएंगे। तो इस अपोहन विधि की मदद से हम कोलाइडी कणों को क्रिस्टलाइड कणों से शुद्धिकृत कर सकते हैं और बाद में झिल्ली को अलग कर लेंगे। तो इस विधि को कहा जाता है बच्चों ओपहन विधि। क्या क्या बातें हैं इसमें? एक अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा विसरण की सहायता से हम कोलाइडी कणों को पृथक करते हैं। सैद्धांतिक आधार क्या है कि कोलाइडी कण पार नहीं कर सकते हैं, बट क्रिस्टलाइड कण पार कर सकते हैं। क्रिस्टलाइड कण पार कर सकते हैं, जो अभी हम समझ रहे थे। अशुद्धियां धीरे धीरे पात्र से विस्तृत होती जाएंगी और शुद्ध कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाएगा। जो झिल्ली के अंदर बचेगा वो कैसा होगा? शुद्ध कोलाइडी विलयन। अगला समझे, अगर विशुद्ध जल को लगातार प्रवाहित करते जाएंगे, वरना क्या होगा कि क्रिस्टलाइड कण वापस आ सकते हैं। यानी अगर मैंने प्रवाह को रोक दिया तो वो वापस से ये भी तो सकता है धीरे धीरे अपने आप ही घूमते फिरते वापस झिल्ली के अंदर आ जाए। तो एक ही दिशा में क्रिस्टलॉइड कणों के प्रवाह को बनाए रखने के लिए
जो भी जल है उसको हम लगातार प्रवाह करते रहते हैं, जब तक अपहन खत्म ना हो जाए तब तक हम जल को या डीएम के माध्यम को लगातार प्रवाह करते रहेंगे। और एक और बात बच्चों ये आती कि यदि मैं अपहन ज्यादा समय के लिए कर दूं, जिसको सतत अपोहन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सतत अपोहन, तो ये स्कंदन करा देगा, ये स्कंदन करा देगा। स्कंदन क्या करा देगा मतलब, क्योंकि अभी हमने समझा था ना आवेश होगा तभी तो वो स्थायी होगा। तो यदि मैंने ज्यादा ही अपोहन कर दिया, ज्यादा ही शुद्धिकृत करने की कोशिश कर ली, तो जो आवेश इनके ऊपर अधिशोषित हुआ है वो आवेश भी तो क्रिस्टलॉइड है, वो भी बाहर चला जाएगा। और वो आवेश यदि चला गया तो ये अपने आप क्या करेंगे, प्रेसिपिटेट कर जाएंगे, स्कंदित हो जाएंगे। इस वजह से अपोहन कराया तो जा सकता है लेकिन बहुत ज्यादा देर नहीं कराया जा सकता है। अपोहन बहुत धीरे भी होता है क्योंकि वो सिर्फ प्रवाह पर निर्भर कर रहा है। इसी अपोहन की गति को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र लगा देते हैं। क्या लगा दिया, वैद्युत क्षेत्र लगा दिया। क्योंकि जितने भी क्रिस्टलॉइड हैं, जितनी भी अशुद्धियां हैं वो आवेशित अशुद्धियां हैं, तो ये विद्युत क्षेत्र का क्या करेगा, ये आवेशित अशुद्धियों को ज्यादा तेजी से अपनी तरफ खींचेगा। और इस आकर्षण की वजह से, इस खींचने की वजह से अशुद्धियां झिल्ली के बाहर ज्यादा जल्दी आ जाएंगी। तो अपोहन की गति को बढ़ाने के लिए हम वैद्युत अपोहन करते हैं, विद्युत अपोहन करते हैं, ताकि हमें अपोहन ज्यादा देर ना करना पड़े, वरना वो स्कंदन करा के कोलाइडी विलयन को खराब कर देगा। क्या कर देगा, खराब कर देगा। आगे समझेंगे बच्चों कोलाइडी विलयनों के गुणधर्म। ये कोलाइडी विलयनों का सबसे महत्वपूर्ण भाग है कि क्या क्या गुणधर्म हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो आता है अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं, एक ऐसे गुणधर्म जो सिर्फ और सिर्फ विलयन के कणों की संख्या पे ही निर्भर करते हैं। जैसे हमने विलयन में समझा था, ऐसे गुणधर्म जो सिर्फ और सिर्फ कणों की संख्या पे निर्भर करते हैं। तो यदि मेरे पास एक वास्तविक विलयन है जिसमें बहुत सारे कण हैं, अब यही कण जुड़ जुड़ के क्या बना देते हैं, कोलाइडी विलयन। ज्यादातर कोलाइडी विलयन बहुआण्विक होते हैं या मिशेल वाले होते हैं। तो जब विलयन के कण जुड़ेंगे तो कणों में की संख्या में कमी आएगी या नहीं आएगी, जैसे हम वहां पे भी संयोजन में देखे थे वॉन्टॉफ गुणांक में। तो यदि कणों की संख्या में कमी आएगी तो कणों की संख्या वाले गुणधर्म भी क्या होंगे, कम मिलेंगे। तो एक समान मात्रा वाले वास्तविक विलयन में कणों की संख्या ज्यादा है और कोलाइडी विलयन में कणों की संख्या कम है। इसी वजह से जो अणुसंख्यक गुणधर्म है वो कोलाइडी विलयनों में हमें वास्तविक विलयनों से कम मिलेंगे। कोलाइडी विलयनों में वास्तविक विलयनों से कम मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, कम। दूसरा समझा जाए प्रकाशीय गुणधर्म। तो प्रकाश क्या होता है बच्चों, आप लोगों ने एक नाम सुना कि प्रकाश की किरणें एक जगह से दूसरी जगह जाते टाइम परावर्तित हो सकती है और थोड़ा बहुत अपने मार्ग से विचलित भी हो सकती है, विचलन हो सकता है। लेकिन यह विचलन तभी होगा जब प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य है उसी अनुपात में या उसी के आकार के आसपास का कण भी हो, यानी कि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य और कण की त्रिज्या में ज्यादा अंतर ना हो। तो ऐसा हमें कोलाइडी विलयनों में मिलता है। इसी को हम बोलते हैं टिंडल प्रभाव, क्योंकि इसको फैराडे के बाद टिंडल ने इस पर अध्ययन किया था। तो होता क्या है कि यदि कोलाइडी विलयन से प्रकाश की किरणों को प्रवाहित किया जाता है तो प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, क्योंकि कोलाइडी कणों का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के आकार से एक बराबर या एक समान जैसा होता है। तो इस विचलन को कहा जाता है टिंडल प्रभाव। क्या कहा जाता है, टिंडल प्रभाव। इसीलिए परीक्षित कणों का व्यास जो है या त्रिज्या वो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से बहुत कम या बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसीलिए ना ही हमें वास्तविक विलयन में टिंडल प्रभाव देखने को मिलेगा, ना ही हमें निलंबन में देखने को मिलेगा। वास्तविक विलयन के कणों का आकार छोटा होता है और निलंबन के कणों का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के मुकाबले काफी बड़ा हो जाता है। इसलिए टिंडल प्रभाव हमें अधिकांश रूप से कोलाइडी विलयनों में ही देखने को मिलता है। इसीलिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए क्या है, महत्वपूर्ण है। आप घरों में अगर देखना चाहो तो एक अगरबत्ती जलाना और उस अगरबत्ती के पास कोई लेजर लाइट या कोई भी एक ऐसी लाइट रखना जो एक ही दिशा में जाती है, तो आपको उस प्रकाश को, उस अगरबत्ती का जो भी धुआं उठ रहा होगा उस धुएं में फैलते हुए दिखाई देगा। यानी कि होगा क्या कि जब आप प्रकाश के स्रोत को अगरबत्ती के धुएं के पास लेके जाओगे पूरे अंधेरे कमरे में, टिंडल प्रभाव घर पे भी कर सकते हो, तो पूरे अंधेरे कमरे में अगरबत्ती की बहुत सारी अगरबत्तियां एक साथ जलाना, उनके धुएं के पास प्रकाश का स्रोत लेके जाना, तो तुम देखो प्रकाश का स्रोत उन धुएं के कणों के बीच में फैल गया, पूरे धुएं में फैल जाएगा। और ये फैलना क्यों हुआ, क्योंकि प्रकाश किरण सीधे ना जाके
उन कणों से टकरा के इधर उधर क्या हो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं, इधर उधर विचलित हो रहे हैं। इस वजह से टिंडल प्रभाव देखने को मिलेगा। समझ में आई बात? तो टिंडल प्रभाव बहुत ही अच्छा प्रभाव है, इसको बच्चों आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, बस नाम नहीं पता होगा कि ये टिंडल प्रभाव है। तो प्रकाश के कण अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। अगला समझते हैं कि गतिज गुणधर्म, इससे हम बोलते हैं ब्राउनियन गति। क्या बोलते हैं? ब्राउनियन गति, क्योंकि इसको पहली बार ब्राउनियन ने देखा था। तो यदि मैं सूक्ष्म या अल्ट्रा सूक्ष्म माइक्रोस्कोप से देखूं तो मुझे कोलाइडी कण इधर उधर की दिशा में गति करते हुए दिखाई देंगे। यानी कोलाइडी कण अपनी जगह पे रुके हुए नहीं होते, उनमें विसरण हो रहा होता है, जो अभी हमने सबसे पहले देखा था। और इसी विसरण को कहा जाता है, जो ये किसी भी दिशा में विसरण हो रहा है, इसी विसरण को कहा जाता है ब्राउनियन गति। क्या कहा जाता है? ब्राउनियन गति। और यदि बात करो कोलाइडी कणों पे आवेश की, कोलाइडी कणों पे आवेश की, तो कोलाइडी कणों पे एक समान आवेश देखने को मिलेगा, जो अभी तक हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि या तो सारे कणों पे धनावेश होगा या सारे कणों पे ऋण आवेश होगा, ताकि उनका स्कंदन ना हो, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करें और विलयन के अंदर बने रहें। तो यहां पे जैसे करंट दिखाया गया है फेरिक हाइड्रोक्साइड का, जिसपे सब पे कैसा चार्ज है? धन आवेश। और ये धन आवेश विलयन के आसपास के नेगेटिव यानी ऋण आवेश को अपने पास रोक के रखेगा, अपने पास रोक के रखेगा। तो धन आवेश को कहा जाएगा कि ये सतह पे चिपक गया है, इसीलिए इसको क्या हुआ, जब समझ रहे थे, अधिशोषण हुआ। क्या हुआ इसका? अधिशोषण हुआ, अधिशोषण हुआ। तो कुछ उदाहरण है बच्चों, धन आवेशित, ये ज्यादातर हाइड्रोक्साइड होते हैं, ज्यादातर क्षारीय होते हैं, और प्रोटीन होते हैं जिन पे धन आवेश है। और ये याद रखना है कि रक्त में हीमोग्लोबिन होता है जिसपे धन आवेश होता है। ऋण आवेश ज्यादातर सल्फाइड होते हैं धातु के, या धातु खुद होते हैं, धातु के सल्फाइड या धातु खुद, या अम्लीय माध्यम में प्रोटीन। ये क्षारीय माध्यम में है, ये अम्लीय माध्यम में प्रोटीन, स्टार्च, गुण, जिन पे हमें कैसा आवेश देखने को मिलेगा? ऋण आवेश। तो बच्चों इनमें तीन उदाहरण याद रखने हैं कि धातु ऋण आवेश, धातु के सल्फाइड ऋण आवेश, और धातु के हाइड्रोक्साइड धन आवेश, क्योंकि ये आगे चल के हार्डी-शुल्ज रूल लगाने में मदद करेगा। धातु ऋण आवेश, धातु के सल्फाइड ऋण आवेश, बट धातु के हाइड्रोक्साइड धन आवेश। और रक्त में हीमोग्लोबिन, इस पे भी कैसा आवेश? धन आवेशित। तो रक्त भी एक कोलाइडी विलयन है और इसमें हीमोग्लोबिन होता है जिसपे धन आवेश होता है। अब आवेश आता कैसे है? आवेश आता है हेल्महोल्ट्ज की दोहरी परत की वजह से। दोहरी परत क्या होती है? जैसे मान लो मेरे पास कोलाइडी है, FeOH होल थ्राइस, तो मैं कह सकता हूं ना कि अगर ये Fe और OH की वजह से बना है, तो Fe और OH के बीच में आकर्षण बल ज्यादा होगा, तभी तो जुड़े हैं आपस में। यानी कि अगर आसपास कोई भी Fe का कण आ जाए, आयरन लोहे का कण आ जाए, या कोई भी हाइड्रोक्साइड आयन आ जाए, तो उनके लिए आकर्षण ज्यादा मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये सेलेक्टिवली उन्हीं कणों को अपने ऊपर अधिशोषित होने देंगे जो या तो Fe के हों, यानी अगर Fe के तो Fe के कण अधिशोषित होंगे, या OH के हों। और इस अधिशोषण की वजह से हर कोलाइडी कण पे एक समान आवेश आ जाएगा। तो आवेश आने की वजह क्या है? अधिशोषण। अब ये जो धन आवेश आया, ये विलयन के ऋण आवेश को तो अपने पास खींचेगा ना, ऋण आवेश को तो अपने पास खींचेगा। तो जो अधिशोषित है उसको हम बोलते हैं स्थायी परत। क्या कहते हैं? स्थायी परत, क्योंकि वो अधिशोषित है, वो हिलेगी नहीं। लेकिन जो विलयन की परत है इसको हम बोलते हैं विसरित परत, क्योंकि ये परत विलयन में विसरण कर सकती, घूम फिर सकती है, इधर उधर जा सकती, मुक्त है। और इन स्थायी और विसरित परत के बीच में एक विभव आएगा, उस विभव को कहा जाता है जीटा विभव। क्या कहा जाता है? जीटा विभव। तो यहां पे विभवांतर आएगा। और ये जो परत बनी, जो दोहरी परत बनी, इस दोहरी परत को कहा जाता है हेल्महोल्ट्ज दोहरी परत। हेल्महोल्ट्ज दोहरी परत। तो इस दोहरी परत की वजह से ये आवेश आता है, या मैं ये कह सकता हूं कि कोलाइडी कणों पे एक सेलेक्टिव अधिशोषण होने के, एक विशिष्ट अधिशोषण होने की वजह से आवेश आएगा, और हर कण पे एक समान आवेश आएगा। और उस आवेश की वजह से एक और आवेश उसके आसपास एक परत बनाएगा, और इस दोहरी परत के बीच में एक विभवांतर आएगा। उस विभवांतर को कहते हैं जीटा पोटेंशियल, जीटा विभव। आगे समझे बच्चों, वैद्युत कण संचरण क्या है और वैद्युत परासरण क्या है।
क्योंकि हम तीन टाइप की वैद्युत प्रक्रियाएं देखते हैं, एक वैद्युत अपोहन, एक वैद्युत कण परासरण और एक वैद्युत परासरण। तीनों में वैद्युत क्षेत्र में गति होगी। पहले अभी हमने वैद्युत अपोहन देखा था। क्या था वैद्युत अपोहन? कि यदि मैं वैद्युत क्षेत्र लगा दूं तो जो अशुद्धियां हैं वो गति करने लगती हैं। वैद्युत कण संचरण में क्या होगा? मैंने कोलाइडी विलयन में वैद्युत क्षेत्र लगा दिया तो कोलाइडी की कणों पे भी आवेश है तो कोलाइडी कण गति करने लगेंगे। तो जब कोलाइडर के कण गति करते हैं तो इसको बोलते हैं वैद्युत कण संचरण। और यदि मैं इन कोलाइडी कणों को रोक दूं एक अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा के, एक अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा के कोलाइडी के कणों को रोक दूं, तो अगर कोलाइडी के कणों पे धन आवेश है तो जो माध्यम है उसमें ऋण आवेश बचेगा नहीं बचेगा? क्योंकि धन आवेश माध्यम से तो लिया, इसलिए माध्यम से ही तो अधिशोषण करके धन आवेश लिया। तो माध्यम से अगर धन आवेश कम हो गया तो माध्यम पे ऋण आवेश बचेगा नहीं बचेगा? तो अब मैंने कोलाइड के कणों को रोक दिया, इधर वैद्युत क्षेत्र लगा दिया, तो माध्यम का नेगेटिव आवेश, ऋण आवेश क्या पॉजिटिव धन इलेक्ट्रोड की तरफ नहीं गति करेगा? तो यदि वैद्युत क्षेत्र में अशुद्धि की गति होती है तो बोलते हैं वैद्युत अपोहन। यदि वैद्युत क्षेत्र में कोलाइड के कणों की गति होती है तो बोलते हैं वैद्युत कण संचरण। और यदि वैद्युत क्षेत्र में परिक्षिप्त माध्यम की गति होती है, डीएम की गति होती, तो उसे बोलते हैं वैद्युत परासरण। वैद्युत परासरण। तो यहां बच्चों दो टाइप के संचरण होते हैं, एनोफोरेसिस और कैटोफोरेसिस। ये कैटायन एनायन हुआ, कैटायन मतलब धनायन और एनायन मतलब ऋण आयन। तो अगर कैटायन या कैथोड की तरफ गति हो रही तो कैटोफोरेसिस, और यदि एनोड की तरफ गति हो रही तो एनोफोरेसिस। कैथोड यानी जिधर कैटायन जाएगा तो कैथोड पे कैसा आवेश होगा? ऋण आवेश। एनोड जिधर एनायन जाएगा यानी एनोड पे कैसा आवेश होगा? धन आवेश। तो कैथोड की तरफ की गति को कैटोफोरेसिस और एनोड की तरफ की गति को एनोफोरेसिस कहा जाता है। यहां पे कोलाइड के कणों पे गति हो रही है आवेश की वजह से। और यदि कोलाइड के कण, यहां देखना बच्चों, कोलाइड पे धन आवेश है तो डीएम पे कैसा है? ऋण आवेश। यानी धन आवेश अगर ऋण की तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा, तो डीएम किधर जाएगा? एनोड की तरफ। डीएम किधर जाएगा? एनोड की तरफ। यानी कोलाइड के कणों की गति के विपरीत गति होगी परिक्षिप्त माध्यम के या फिर परिक्षिप्त माध्यम या फिर डीएम के कणों की। तो कोलाइड के कणों की विपरीत गति हमें देखने मिलेगी डीएम में। यानी डीएम अगर माइनस की तरफ, डीएम अगर प्लस की तरफ जा रहा है तो कणों पे कैसा चार्ज है? प्लस वाला है। डीएम अगर माइनस की तरफ जा रहा है तो कणों पे भी कैसा चार्ज होगा? माइनस वाला। तो डीएम जिस भी तरफ जाएगा कणों पे वैसा ही आवेश होगा। तो इस गति की मदद से, इस वैद्युत परासरण की मदद से हम कोलाइडी कणों पे किस प्रकार का आवेश है यह भी ज्ञात कर सकते हैं। वैद्युत परासरण की मदद से कोलाइडी कणों पे किस प्रकार का आवेश है यह भी ज्ञात किया जा सकता है। आगे समझते हैं कि हम स्कंदन या अवक्षेपण कैसे करेंगे। बहुत आसान सी प्रक्रिया है, बहुत ही आसान। करना क्या है? कभी दूध देखा है? दूध को बहुत दिन के लिए छोड़ दो, स्कंदन हो गया। या फिटकरी मिला दो, स्कंदन हो गया। तो बहुत सारे तरीके हैं स्कंदन करने के। कैसे होता क्या है समझते हैं कि मेरे पास एक कोलाइडी विलयन है, मेरे पास एक कोलाइडी विलयन है जिसमें मेरे पास कोलाइड के कण है। अब कोलाइडी विलयन है तो कोलाइड के ही तो कण होंगे ना। कोलाइडी विलयन में वास्तविक कण तो होंगे नहीं, निलंबन के भी नहीं होंगे, कोलाइड के कण है। अब इन कणों पे आवेश होगा? होगा, बिल्कुल होगा। धन आवेश मान लेता हूं, और इसी धन आवेश की वजह से ये एक दूसरे से प्रतिकर्षित है, एक दूसरे से दूर भाग, मतलब दो बच्चे हैं उनके बीच में झगड़ा चल रहा है, तो एक दूसरे से बात नहीं हो रही उनकी। अब मैं आया, मैंने उनको समझा दिया कि देखो झगड़े वगैरह में कुछ रखा नहीं है, क्या करोगे झगड़ा करके, कल को बात करनी है। तो उन्होंने अपने आप आपने झगड़ा भूला, यानी कि मैंने क्या किया, इनके जो झगड़े की वजह थी उसको खत्म कर दिया, इनके आवेश को खत्म कर दिया। अब इनमें वापस से आकर्षण आ गया, ये वापस एक दूसरे से क्या करेंगे, बात करना चाहेंगे। तो बात करना चाहेंगे तो ये आपस में जुड़ेंगे, आसपास बैठेंगे। अब दूर से बात थोड़ी करेंगे चिल्ला चिल्ला के, तो ये आसपास आ गए। अब क्या होगा, आसपास आ गए तो इनका द्रव्यमान बढ़ गया। द्रव्यमान बढ़ा मतलब आपस में गुटरगू हो रही, तो टीचर की नजर तो जाएगी जाएगी। तो उसने गुरुत्वाकर्षण लगाया और अपने पास बुला लिया। तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से सारे के सारे कण क्या होंगे, विलयन में नीचे बैठ जाएंगे, विलयन में नीचे बैठ जाएंगे। और इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, स्कंदन या अवक्षेपण। तो यदि आवेश को हटा दिया जाए
तो कोई भी बल कणों को एक दूसरे से अलग नहीं रख पाएगा और गुरुत्वीय बल के कारण ये नीचे जम जाएंगे या बैठ जाएंगे। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं स्कंदन या अवक्षेपण, जिसको अभी तक हम प्रेसिपिटेट चिल्ला रहे थे। अब समझ लो उसी को हम क्या कह रहे हैं, स्कंदन या अवक्षेपण। तो इसको करने के बच्चों 5 तरीके। पहला क्या है, हर बार हमें आवेश हटाना है। आवेश आया कैसे, अधिशोषण से। तो अधिशोषण हटाने का सबसे आसान तरीका, सबसे आसान, तापमान बढ़ा दो। अभी समझा था ना, तापमान बढ़ाने पर अधिशोषण घटता है। तापमान बढ़ा दो, तापमान बढ़ाओगे गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। गतिज ऊर्जा अगर बढ़ गई तो कण निकल जाएंगे, आवेश निकल जाएगा। तो बस उबाल दो, खत्म हो गया अधिशोषण। अधिशोषण खत्म हो गया, आवेश खत्म हो गया, स्कंदन हो गया। दूसरा भी पीछे देखा था, सतत अपोहन। अपोहन करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जो आवेश है वो भी बह के निकल जाएगा। अपोहन में ये तो है छोटे छोटे कण बह के निकल जा रहे हैं, तो जो आवेश आया वो भी बह के निकल गया, और वो भी यदि बह के निकल गया तो हो गया स्कंदन, हो गया काम। दूसरा, परस्पर करा दो, आपस में मिली भगत। एक धनावेश को लो वाले विलयन को लो, एक ऋण आवेश को लो, दोनों को आपस में मिला दो। धन आवेश ऋण आवेश एक दूसरे को खत्म कर देंगे, दोनों का स्कंदन हो जाएगा। जैसे जो 2 बादल होते हैं, अगर दोनों पे विपरीत आवेश हो तो यदि वो दोनों आसमान में टकरा जाते हैं तो उसी को हम बोलते हैं बादल का फटना। बादल फट जाता है और सारा का सारा पानी धरती मां पे गिर जाता है। होता क्या है कि बादल एक पे मान लो धन आवेश है, एक पे ऋण आवेश है। दोनों बादल टकराए, धन ने ऋण को खत्म किया, दोनों बादल के पानी पे आवेश खत्म हुआ, वो जुड़े और जुड़ के मोटी मोटी बूंदों बारिश की तरह नीचे आ जाएंगी। तो इसको हम बोलते हैं विपरीत आवेश वाले सॉल को मिला दो। वैद्युत कण संचरण समझ लो। वैद्युत कण संचरण में क्या है कि कण जा तो है बहुत हंसी खुशी से भागते हुए जा तो है, लेकिन जैसे ही वो इस पॉजिटिव पे पहुंचेंगे, धन वाले कैथोड पे पहुंचेंगे, उनके ऊपर कैसा आवेश है, माइनस वाला ऋण आवेश। तो जैसे ही वो धन आवेश पे पहुंचेंगे, धन आवेश कहेगा ना कि भाई मुझे यही तो चाहिए था, यही इलेक्ट्रॉन तो मुझे चाहिए था जो तुमने लेके बैठे हुए, खींच लेगा इलेक्ट्रॉन, आवेश खत्म, स्कंदन कर देगा। जैसे ही वो कैथोड पे पहुंचेंगे, कैथोड कहेगा मुझे इन्हीं इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता थी और ये इलेक्ट्रॉन लेके तो मेरे पास खुद ही चले आए। यहां पे बकरी खुद ही शेर की मान में पहुंच गई, तो बकरी यदि खुद ही शेर की मान में पहुंच गई तो बकरी का तो वध होना ही होना है। तो यहां पे इनका खुद ही आवेश कैथोड ले लेगा और स्कंदन करा देगा। क्या करा देगा, स्कंदन करा देगा। आखिरी जो मेथड है विद्युत अपघट्य को मिलाकर, उसको थोड़ा समझ लेते हैं कि यहां पे मैंने कोई विद्युत अपघट्य मिला दिया, जैसे NaCl, Na+Cl-। तो NaCl का जो ऋण आवेश है, ऋण आयन है Cl-, वो इसके धन आयन को निरावेशित करने की कोशिश करेगा ना, इससे धन आयन को खींचेगा अपनी तरफ, और इस ऋण आयन की वजह से धन आयन हट जाएगा और आवेश फिर से खत्म हो जाएगा। तो पांचों मेथड में एक समान बात क्या है बच्चों, पांचों मेथड की एक समान बात है कि पांचों के पांचों तरीकों में हमने आवेश को खत्म किया। आवेश ही यहां पे स्कंदन से बचा रहा है। उस आवेश को जैसे ही खत्म कर दिया वैसे ही स्कंदन हो जाएगा, वैसे ही स्कंदन हो जाएगा। इसी आवेश को खत्म करने के लिए समझते हैं हार्डी-शुल्ज का नियम। 2 बातें हैं, पहला और दूसरा। पहला ये कि यदि मुझे धन आवेश वाले विलयन का स्कंदन करना है तो आवेश कैसा चाहिए, उसे निरावेशित करने के लिए, उसके आवेश को खत्म करने के लिए मुझे कैसा आवेश चाहिए। सीधी सी बात है, धन आवेश है तो मुझे ऋण आवेश चाहिए, ऋण आवेशित है तो मुझे धन आवेशित चाहिए। यानी कि पहली बात यह कि जो भी विद्युत अपघट्य आएगा उसका जो विपरीत आवेश होगा, जो विपरीत आवेश होगा उसी का स्कंदन करेगा वो। यानी अगर पूछा जाए फेरिक हाइड्रोक्साइड, धातु के हाइड्रोक्साइड का सॉल है, इसका स्कंदन करने के लिए कैसा आयन चाहिए, तो याद करो धातु के आवेश पे होता है धन आयन, धन आवेश। धन आवेश है तो मुझे कैसा आयन चाहिए, ऋण आयन चाहिए, निगेटिव वाला चाहिए। तो पहली चीज मुझे विपरीत आवेश चाहिए। दूसरी बात, जितना ज्यादा आवेश होगा यानी उस आवेश की संयोजकता जितनी ज्यादा होगी उतनी आसानी से आवेश को खींच के अलग करेगा ही नहीं करेगा, उतना ज्यादा आकर्षण लगा के उस आवेश को खींच लेगा जो रोक के रखा है स्कंदन को। तो यहां पे यही हार्डी-शुल्ज का नियम कहता है कि विपरीत आवेश के ज्यादा संयोजकता अगर है तो उसकी स्कंदन शक्ति क्या होगी, ज्यादा होगी। जितनी अधिक संयोजकता उतनी अधिक उसकी स्कंदन शक्ति। यानी कि एक अगर मेरे पास धातु का सल्फाइड है जिसपे ऋण आवेश है, धातु का सल्फाइड है जिसपे कैसा आवेश है, ऋण आवेश है, तो इसके लिए एल्यूमिनियम +3 वाला सबसे ज्यादा स्कंदन शक्ति रखेगा इन तीनों में।
क्यों? क्योंकि उसकी संयोजकता ज्यादा है, उसकी धनात्मक संयोजकता ज्यादा है, तो ज्यादा आसानी से स्कंदन करा देगा। तो स्कंदन कराने के लिए वैद्युत अपघट्य मिलाते हैं, जिसमें संयोजकता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसी को बोलते हैं हार्डी-शुल्ज का नियम। अब स्कंदन की विपरीत बात की जाए रक्षण की। मारने वाले से बड़ा कौन होता है? मारने वाले से बड़ा कौन होता है? पता है ना सबको? दुनिया उतनी भी खराब नहीं है, बचाने वाला हमेशा होता है। एक आवेश है, एक द्रव विरोधी सॉल है जिसका स्कंदन आसान है, इन सब पे ऋण आवेश है। तो ये कैसा सॉल है? द्रव विरोधी, यानी ये अगर आवेश खत्म हुआ तो बहुत तेजी से भागेगा बाहर, बहुत तेजी से भागेगा। लेकिन इसके भागने से पहले, इसके आवेश के खत्म होने से पहले ही मैंने इसमें मिला दिया एक द्रव स्नेही सॉल, एक द्रव स्नेही सॉल मिला दिया। उस द्रव स्नेही सॉल ने क्या किया कि इसके कणों के आसपास अधिशोषित हो गया, इसके कणों पे जाके चिपक गया। कहा कि चलो तुम्हें मैं बचाता हूं, मसीहा बन के आ गया। और कुछ न्यूनतम मात्रा चाहिए ताकि अधिशोषण कर सके। ऐसा नहीं कि मारने वाले 1000 आए हुए, बचाने वाला एक ही है, वो भी कमजोर था। तो एक न्यूनतम मात्रा तो चाहिए होगी। अब क्या होगा कि ये खुद स्थायी है, आवेश हो या ना हो ये तो नहीं जुड़ेगा, ये आपस में जुड़ के स्कंदन तो करते नहीं है क्योंकि द्रव इसलिए ही है, तो ये तो द्रव में रहना चाहेंगे। अब अंदर वाले का अगर आवेश खत्म भी हो गया, अंदर वाले का आवेश अगर खत्म, ये कितना हंस रहा है, ये भी हंस रहा है, ये भी हंस रहा है, इनका आवेश खत्म भी हो गया, तो भी ये जो बाहर की सतह है, जो बाहर की परत है, ये इनको अलग करके बचा के रखेगी नहीं रखेगी, इनको आपस में जुड़ने नहीं देगी, क्योंकि द्रव स्नेही के अंदर ऐसा कोई भी गुणधर्म नहीं है कि वो आपस में जुड़े। वो द्रव के अंदर ही बने रहना चाहते हैं, द्रव के साथ अपने आकर्षण की वजह से, द्रव के साथ अपने आकर्षण की वजह से। तो द्रव स्नेही सॉल की मदद से द्रव विरोधी सॉल के स्कंदन से हम बचा सकते हैं। इसीलिए द्रव स्नेही सॉल जो उत्क्रमानुपाती होते हैं, इनको हम रक्षक सॉल भी कहते हैं, इनको हम रक्षक सॉल भी कहते हैं, क्योंकि ये रक्षा कर सकते हैं किसकी? द्रव विरोधी सॉल की। और जैसे स्कंदन की शक्ति होती है वैसे रक्षण की भी शक्ति है। स्कंदन की शक्ति भी है तो रक्षण की भी शक्ति है, और उसी रक्षण की शक्ति को बताते हैं स्वर्ण संख्या या गोल्ड नंबर से। स्वर्ण संख्या या गोल्ड नंबर से परिभाषा को समझ लो, वरना याद नहीं होगी, वरना हमेशा कंफ्यूजन होगा क्या 1 है, क्या 10 है, क्या 20 है। परिभाषा समझ लो, मेरे पास पीले कलर से बनाएंगे क्योंकि स्वर्ण कैसा होता है? पीला। स्वर्ण संख्या कहा ही जाता है क्योंकि स्वर्ण से देखा जाता है। तो एक स्वर्ण का यानी गोल्ड का, सोने का सॉल है, महंगा तो आएगा लेकिन है तो है। कितना है? 10 मिलीलीटर। कितना? 10 मिलीलीटर। इसका स्कंदन कराने देंगे, इसको हम क्या कराएंगे? स्कंदन, क्योंकि ये द्रव विरोधी होगा। अकार्बनिक सॉल द्रव विरोधी होते हैं, अकार्बनिक सॉल द्रव विरोधी होते हैं। तो इसका स्कंदन कराने के लिए मिला रहा हूं वैद्युत अपघट्य 1 मिलीलीटर। कितना? 1 मिलीलीटर। क्या मिला रहा हूं? 10% NaCl, 10% NaCl। तो याद रखो कहां 10 है, कहां 1 है, कहां 10 है। 10 मिलीलीटर सॉल मिला रहा हूं 1 मिलीलीटर, लेकिन 10% सांद्रता वाला। 10 मिलीलीटर सॉल 1 मिलीलीटर मिला रहा हूं स्कंदन के लिए 10% सांद्रता वाला। तो इसके मिलने से जस्ट पहले, इसके मिलने से ठीक पहले द्रव स्नेही मिला दिया, रक्षक मिला दिया, रक्षा के लिए भेज दिया, तो भगा दिया इसको। द्रव स्नेही का कितना न्यूनतम अमाउंट चाहिए होगा? न्यूनतम मात्रा चाहिए होगी मिलीग्राम में। द्रव स्नेही की न्यूनतम मात्रा मिलीग्राम में, जो 10 मिलीलीटर गोल्ड सॉल को 1 मिलीलीटर 10% NaCl से स्कंदन से बचा ले, स्कंदन से बचा ले, उसी को हम क्या बोलते हैं? रक्षी कोलाइड संख्या या स्वर्ण संख्या। तो ऐसे समझ लो, द्रव स्नेही सॉल की मिलीग्राम मात्रा जो 10 मिलीलीटर गोल्ड सॉल को 1 मिलीलीटर 10% NaCl से बचा सके, उसी को हम बोलते हैं स्वर्ण संख्या। और स्वर्ण संख्या जितनी कम होगी, स्वर्ण संख्या जितनी कम होगी, उतनी कम मात्रा से रक्षा कर सकते हैं,
उतनी कम मात्रा से रक्षा कर सकते हैं तो रक्षक शक्ति उतनी ही ज्यादा होगी, रक्षक शक्ति उतनी ही ज्यादा होगी। तो इस बात का भी ध्यान रखें बच्चों की स्वर्ण संख्या जितनी कम होगी रक्षक शक्ति उतनी ही ज्यादा होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। तो यदि देखा जाए तो भौतिक अधिशोषण अनुकूल होता है। भौतिक अधिशोषण कब होगा? उच्च ताप पे, निम्न ताप पे। तो ताप बढ़ा देंगे तो अधिशोषण कम हो जाएगा। तो ताप कैसा होना चाहिए? निम्न ताप पे। बहुत सरल सरल प्रश्न होते हैं, बहुत सरल सरल, एक एक लाइन की परिभाषाएं, एक एक लाइन के सोचने वाले प्रश्न। तो देख लेते हैं दो चार प्रश्न। रासायनिक अधिशोषण का निम्न में से कौन सा गुण नहीं है? क्या अधिशोषण अनुक्रमानुपाती होता है? रासायनिक वाला बिल्कुल होता है, इसको विपरीत करना बहुत मुश्किल है। क्या अधिशोषण का मान 40 किलो जूल होता है? बिल्कुल नहीं होता है जी, इसका मान काफी ज्यादा होता है, 240 तक जा सकता है। क्या अधिशोषण विशिष्ट होता है? बिल्कुल विशिष्ट होता है, बंध बनना एक विशिष्ट प्रक्रिया है, हर अणु आपस में बंध नहीं बना सकते हैं। क्या अधिशोषण सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने से बढ़ जाता है? बिल्कुल बढ़ेगा, सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने से दोनों अधिशोषण बढ़ेंगे, क्योंकि ज्यादा क्षेत्रफल ज्यादा कण होंगे तो ज्यादा जगह पर अधिशोषण होगा, ज्यादा अधिशोषण होगा। तो गलत कौन सा है? खा वाला। डेल्टा एच का मान 40 नहीं होगा, 240 तक जा सकता है, 40 -40 से 240 तक, -20 से 240 तक। अगला देखते हैं, चारकोल पर अधिशोषित गैस की मात्रा। तो ताप बढ़ाने से क्या गैस की अधिशोषण मात्रा बढ़ सकती है? ताप बढ़ाने से गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, भागेगा, सतह को छोड़ के भागेगा। लेकिन दाब बढ़ाने से भौतिक अधिशोषण बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ज्यादा दाब ज्यादा पास ले आएगा। तो ताप बढ़ाने से तो नहीं होगा, ताप से तो बिल्कुल नहीं होगा, दाब से बढ़ेगा और ताप से घटेगा। बिल्कुल सही, खंडगा सही आंसर हो गया, खंडगा सही उत्तर हो गया। तो देखो बच्चों कितने आसान प्रश्न है, बस हमें परिभाषाएं पता हो, याद भी ना हो, एक बार हमने चीजें को समझ ली तो इस अध्याय से आसान अध्याय पूरे के पूरे रसायन शास्त्र में नहीं है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे परिभाषाएं हैं, लेकिन एक बार उनको समझ ले तो वो याद भी रहेंगे और बहुत आसानी से प्रश्न होंगे। आगे देखते हैं, शोषण पद प्रयुक्त होता है। तो शोषण हमने कब कहा था? जब अधि भी हो और अव भी हो, अधिशोषण भी और अवशोषण भी। तो यहां पे छोनो लिख दिया है, छोनो नहीं होगा, दोनों होगा। तो शोषण पद किसके लिए प्रयोग होगा? छोनो के लिए, छोनो मतलब दोनों के लिए, यानी कि खंड गा इसका सही उत्तर होगा। ठोस पे गैस का अधिशोषण की मात्रा क्या गैस की प्रकृति पर निर्भर करेगी? बिल्कुल करेगी जी। क्रांतिक ताप, द्रवीकरण आसान, ज्यादा आसानी से गैस, याद आया? जो गैस ज्यादा आसानी से द्रवीकृत होगी उसका अधिशोषण ज्यादा होगा। क्या वो दाब पर निर्भर करेगी? बिल्कुल करेगी, दाब बढ़ाने से अधिशोषण बढ़ेगा। क्या वो ताप पर निर्भर करेगी? बिल्कुल करेगी, ताप बढ़ाने से गैस भागेगी, अधिशोषण कम होगा। क्वेश्चन ये नहीं कह रहा कि कब ज्यादा कब कम होगा, प्रश्न सिर्फ ये कह रहा है कि निर्भर करेगी या नहीं करेगी। तो इन तीनों बातों पर करेगी, इसलिए खंड गा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन से अधिशोषण के दौरान एक से अधिक परतों का निर्माण होता है? तो यदि हम याद करें तो भौतिक अधिशोषण अविशिष्ट होता है, उसमें कोई विशिष्टता नहीं होती है। दाब बढ़ाया, एक परत बनी, इस परत के ऊपर दूसरी परत बन सकती है क्योंकि कोई विशिष्टता नहीं है, तीसरी परत बन सकती है, चौथी बन सकती है, पांचवी बन सकती है, बनती जा सकती है। रासायनिक में नहीं होगा क्योंकि बंद बन जाएंगे। तो यहां पे कौन सा होगा? उच्च दाब पे भौतिक अधिशोषण, क्योंकि नियत दाब पे होगा तो दाब जब तक नहीं बढ़ाओगे तो दूसरी परत बनेगी क्यों? पहली परत के ऊपर दाब बढ़ाओगे तभी तो दूसरी परत आएगी। तो उच्च दाब पे भौतिक अधिशोषण। कोलाइडी विलयन में व्यवस्थाएं उपस्थित रहती, कितनी व्यवस्थाएं होती हैं? जल्दी से बताओ। डीपीडीएम 2, खंड का, इससे आसान प्रश्न हो सकता है? बिल्कुल नहीं। मक्खन एक कोलाइड है, ये बनता है कब बनता है? मक्खन जब वसा जल में होता है, जल वसा में होता है। तो पायल में बच्चों ऐसे समझो, वसा जल, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, यानी जब वसा जल में होगा, ऑयल यानी तेल अगर जल में होगा, या फिर जल तेल में होगा क्या कि जो डीएम है वैसा ही तुम कुछ मिला सकते हो। यानी अगर पानी है तो इसकी तुम तनुता कर सकते हो, इसको तनु बना सकते हो, इसमें और पानी मिला। जैसे दूध को देख लो, क्या दूध में मैं पानी मिला के उसकी तनुता को बढ़ा सकता हूं? बिल्कुल बढ़ा सकता हूं, तभी तो दूध वाले मिलावट करते हैं। 1 लीटर दूध को क्या मैं 50 लीटर दूध बना के बेच सकता हूं? बिल्कुल बेच सकता हूं। तो इसीलिए दूध में जो डीएम है वो कौन है? पानी है, क्योंकि डीएम को ही हम बढ़ा सकते हैं, डीपी को नहीं बढ़ा सकते। डीपी तो घिरा हुआ है,
तो यदि मैं डीएम में पानी को बढ़ा सकता हूं तो इसका मतलब वहां पे डीएम क्या होगा, पानी होगा। और यदि मैं किसी विलयन में पानी को बढ़ा नहीं सकता हूं तो वहां पे डीएम पानी नहीं होगा। तो यदि मैं बात करूं बटर की, तो क्या मक्खन को मैं पानी मिला के बढ़ा सकता हूं? बिल्कुल नहीं बढ़ा सकता हूं, देखा है ना सबने। तो मक्खन में क्या डीएम पानी हो सकता है? नहीं हो सकता है। यानी मक्खन ऑयल इन वाटर नहीं होगा, कौन सा होगा, वाटर इन ऑयल होगा। कौन सा होगा, वाटर इन ऑयल। यहां पे डीपी होगा पानी, इसीलिए मैं पानी को बढ़ा नहीं सकता हूं। यानी यहां पे पानी वसा में परिक्षिप्त रहेगा, पानी वसा में परिक्षिप्त रहेगा। इसलिए यहां पे क्या है, खंड गा सही उत्तर हो जाएगा, खंड गा सही उत्तर। तो पायस बच्चों हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, ऑयल इन वाटर, पायल लिख दिया मैंने, पायस ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल, तेल का जल में या जल का तेल में। आगे समझते हैं अधिशोषण में क्या होता है। तंत्र की एंट्रोपी में कमी, तंत्र की एंथैल्पी में कमी। प्रक्रम के लिए टी डेल्टा एस ऋणात्मक होता है या उपरोक्त सभी। तो अभी हमने समझा था अधिशोषण में डेल्टा एस ऋणात्मक होता है, डेल्टा एच ये भी ऋणात्मक होता है। तो टी डेल्टा एस कैसा होगा, तापमान तो हमेशा धनात्मक होता है ना, तो जब डेल्टा एस ही ऋणात्मक है तो टी डेल्टा एस भी कैसा होगा, ऋणात्मक। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यानी कि सब सही है, सब सही है। खंड घा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखें अधिशोषण का कौन सा अभिलाक्षणिक गलत है। क्या भौतिक अधिशोषण सामान्यतः ताप बढ़ाने से घटता है? बिल्कुल घटता है जी। क्या भौतिक अधिशोषण ताप बढ़ाने से बढ़ता है? कभी नहीं। ताप बढ़ाओगे गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, भाग जाएंगी चीजें। क्या भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय प्रक्रम है? बिल्कुल सही। यहां पे हम रिवर्स कर सकते हैं, विपरीत कर सकते हैं। क्या अधिशोषण सिर्फ सतह तक होता है? तो अधिशोषण की परिभाषा ही है, यदि सतह के अंदर हो गया तो क्या बन जाएगा, अवशोषण। तो इसलिए गलत कौन सा है, ये भी सही है, ये भी सही है। सिर्फ और सिर्फ खा वाला व्यक्त जो है वो कथन गलत है और ये हमारा सही उत्तर है, गलत ही सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जब log x बाय एम और log p के मध्य ग्राफ खींचा जाता है। log देखते ही मेरे दिमाग में खटक रहा है बच्चों कि यहां पे फ्रेंडलिच समतापी का उपयोग होगा, तो पहले ही मैं समीकरण लिख ले रहा हूं। चलो ये हो गया समीकरण, याद है ना, x बाय एम बराबर के p की घात 1/n, जहां पे 1/n कभी 1 है, कभी 0 है, कभी कुछ और है। तो यदि ग्राफ खींचा जाता है तो 45 डिग्री का कोण प्राप्त होता है। ठीक है, कोण आ गया, यानी इसका ढलाव आ गया, स्लोप आ गया, ये 45 डिग्री का है। और क्या कह रहा है, इसका अंताखंड y अक्ष पे 0.3010 है, y अक्ष पे जो अंताखंड है वो आ गया 0.3010। अतः 0.2 एटीएम दाब पे अधिशोषक द्वारा अधिशोषित होने वाली गैस की मात्रा x बाय एम निकालना है। चलो निकालते हैं। तो क्या जब मैं इसे y बराबर c प्लस एम एच सरल रेखा से तुलना करता हूं तो क्या ये y अक्ष का जो भी अंता हमें मिलता है अंताखंड, क्या वो log k नहीं है? तो क्या log k मेरे पास 0.3010 आ गया? क्या मैं इसको log 2 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, log 2 का ही मान तो होता है 0.3010। क्या इसका जो ढलाव होता है, जो स्लोप होता है, वो 1/n नहीं होता है? और क्या वो मुझे tan 45 डिग्री नहीं दिया है? तो क्या 1/n का मान 1 नहीं आ जाएगा? 1/n का मान 1। तो यदि मैं समीकरण में रख दूं तो मुझे मिलेगा log x/m बराबर log 2 प्लस 1 गुणे log p। और दाब का मान कितना दिया है, 0.2 वायुमंडलीय दाब या एटीएम। ये बन जाएगा log 2 प्लस log 0.2। अब log का बच्चों एक गुणधर्म होता है कि log a प्लस log b log a b हो जाता है, तो ये बन जाएगा log 2 गुणे 0.2, ये आ जाएगा log x बाय एम। तो क्या यहां से x बाय एम का मान 0.4 नहीं आ जाएगा? वही तो हमसे पूछा गया है, 0.4, यानी कि खंड का सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंडलिच समतापीय वक्र में हमें कई बार अंताखंड और ढलाव की मदद से log k और 1/n के मान मिल जाते हैं, जिसकी मदद से हम x बाय एम
या अगर m पता होता तो x भी निकाल सकता था। यदि मुझे m पता होता 3 ग्राम 4 ग्राम तो मैं x का भी मान निकाल सकता था कि कितना अधिशोषण होगा, कितना अधिशोषण होगा। द्रव विरोधी कोलाइड कैसे होंगे बच्चों? उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय, जल स्नेही, विलायक स्नेही। तो द्रव विरोधी है तो विरोध कर रहा है, यानी एक बार स्कंदन हो गया, एक बार बाहर आ गया, तो क्या मैं दोबारा से इसको विलयन के अंदर भेज पाऊंगा? आसानी से भेज तो सकता हूं, असंभव कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या मैं दोबारा से अंदर भेज पाऊंगा? आसानी से नहीं भेज पाऊंगा, यानी कि कैसा है? अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय, वापस भेजना मुश्किल होगा। द्रव स्नेही को भेजना आसान होगा, तो वो कैसा होगा? उत्क्रमणीय। बच्चों प्रश्नों के माध्यम से चीजों को याद करते हुए चलो। जब FeOH होल थ्राइस के ताजा अवक्षेप को, ताजा, ताजा मतलब पेप्टीकरण, जल के साथ, जल में नहीं जल के साथ तनु HCl की कुछ बूंदों की उपस्थिति में उबाला जाता है तो एक जल योजित फेरिक ऑक्साइड सॉल्ट प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लो ये तो पहले पता चल गया। क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को? पेप्टीकरण। ताजा तरोजे प्रेसिपिटेट को वापस से कोलाइडी बनाने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? पेप्टीकरण। पेप्टीकरण। बाकी अपोहन पता है ना, डायलिसिस, शुद्धिकरण, अल्ट्रा फिल्टरीकरण, फिल्टर पेपर को ही अल्ट्रा मोड में यूज करते हैं। शुद्धिकरण, विद्युत परिक्षेपण, इलेक्ट्रिकल कोएगुलेशन या विद्युत स्कंदन। आगे देखिए, एक आयन की कोलाइडी विलयन को स्कंदित करने की क्षमता, स्कंदन क्षमता, स्कंदन शक्ति किस पर निर्भर करती है? याद करो हार्डी-शुल्ज का नियम। एक तो विपरीत आवेश हो और ज्यादा संयोजकता हो, आकार पे, आवेश की मात्रा पे। यहां से देख के बच्चों सीधे आंसर मार्क करोगे, गलत हो जाएगा। हमेशा बहुविकल्पीय प्रश्नों में सारे विकल्पों का अध्ययन जरूर करो। यहां से देख के जिसने मार्क किया गलत आएगा, उसके आवेश की मात्रा पे, आवेश के चिन्ह पे। अगला भी देखो, आवेश की मात्रा और चिन्ह दोनों पे निर्भर नहीं करता है क्या? विपरीत आवेश भी तो होना चाहिए ना। तो खंड घा सही आंसर होगा, खंड घा, ना कि खंड खा। तो इन बातों का ध्यान रखो कि बहुविकल्पीय प्रश्नों में सारे विकल्पों का अध्ययन करना ही करना है। अगला देखें, मिशेल क्या होता है? जिसमें छोटे छोटे कण जुड़ के बड़ा कण बना लेते हैं। तो इसके जो अणु संख्या गुणधर्म है, सामान्य विलयन से ज्यादा होंगे, कम होंगे, बराबर होंगे, क्या होंगे? कणों की संख्या मिशेल में घटेंगी, कण जुड़ेंगे, जुड़ेंगे तो कणों की कुल संख्या घट जाएगी, और कणों की संख्या अगर घट गई तो कणों की संख्या पर निर्भर करने वाले गुण धर्म भी घट जाएंगे, यानी कि खंड खा सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखें, निम्न अभिक्रिया में से कौन से कोलाइड का निर्माण होगा? यहां पे SnO2 और HCl। कोई भी अभिक्रिया दी हो, सिर्फ आयनों को बदल दो, यानी Sn और Cl मिलकर बना लेंगे SnCl4, क्योंकि यहाँ पे Sn+4 की ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और H2O पानी। अब यहां पे ज्यादा कौन है? Cl, यानी Cl माइनस आयन ज्यादा है, ये वाला कम है। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, अगर कोलाइड बन रहा है SnCl4 का, तो वो Sn और Cl के बीच में ज्यादा अच्छा आकर्षण दिखा रहा है। जिन भी दो चीजों का कोलाइड बन रहा है उनके बीच में आकर्षण ज्यादा है। तो यदि SnCl4 का कोलाइड बन रहा है तो Sn और Cl के लिए आकर्षण शक्ति ज्यादा है, तो या तो वो टिन के धातु को अवशोषित करना चाहेगा या Cl को। टिन कम है, टिन कम है तो खत्म हो गया होगा, तो बचा क्या होगा? Cl माइनस। जो ज्यादा है वही अधिशोषित हो जाएगा, यानी यहां पे किसका अधिशोषण होगा? SnCl4 के कणों पे Cl माइनस का अधिशोषण होगा, तो ये वाला कोलाइड बन जाएगा। क्या ये सही है? क्या ये सही है? क्या ये सही है? हाँ, यही तो सही है। खंड का हमारा सही उत्तर होगा। तो बच्चों ये ध्यान रखना कि अगर मान लो मैं कहूं AgI का कोलाइडी विलयन बना, तो या तो वो Ag के आयनों को अधिशोषित करेगा या आयोडीन के आयनों को अधिशोषित करेगा। यदि मैं कहूं फेरिक हाइड्रोक्साइड, तो या तो वो Fe3+ को अधिशोषित करेगा या OH- को अधिशोषित करेगा। फिर बस ये देख लो कि कौन सा आयन ज्यादा है, जो ज्यादा बचा है वही अधिशोषित होगा, जो ज्यादा बचा है वही अधिशोषित होगा। निम्न में से कौन सा आयन निम्नतम उर्णन मान रखता है? उर्णन मान का मतलब वही स्कंदन शक्ति, स्कंदन शक्ति। तो Cl- सल्फेट, फॉस्फेट, फेरोसाइनाइड आयन। तो निम्नतम मान कब आएगा? जिसकी संयोजकता ज्यादा, उसकी शक्ति ज्यादा।
और जिसकी शक्ति ज्यादा उसके लिए मान कम हो जाएगा। यहां पे उन्नन शक्ति नहीं कहा गया, यहां पे उन्नन मान कहा गया है। उन्नन मान का मतलब कितना मिलाना पड़ेगा, कितना मिलाना पड़ेगा स्कंदन कराने के लिए। तो जिसकी शक्ति ज्यादा है उसकी कम मात्रा मिलानी पड़ेगी यानी उसका मान कम होगा, और जिसकी शक्ति कम है उसकी ज्यादा मात्रा मिलानी पड़ेगी यानी उसका मान ज्यादा होगा। तो जिसपे संयोजकता ज्यादा है उसकी शक्ति ज्यादा होगी, और जिसकी शक्ति ज्यादा होगी उसकी स्कंदन मान या उर्णन मान कम मिलेगा। कम मात्रा से ही हम स्कंदन करा सकते हैं, क्योंकि यहां पे ऋण आवेश 4 का है और बाकी सब में सब इससे कम है। तो FeCl6 4 माइनस के सबसे कम मान से स्कंदन कराया जा सकता है, यानी कि इसका उन्नन मान सबसे न्यूनतम होगा। वही पूछा गया है, खंड खा सही उत्तर हो जाएगा। ये देखते हैं बच्चों, जिलेटिन सॉल्ट को अवक्षेपित करने में निम्न में से कौन सा अधिक प्रभावी है। तो जिलेटिन सॉल्ट पे कैसा आवेश होगा, कैसा आवेश होगा जिलेटिन सॉल्ट पे, ऋण आवेश होगा या नहीं होगा। जिलेटिन सॉल्ट पे धन आवेश, यदि धन आवेश है तो सबसे ज्यादा धन आवेश मुझे किसमें दिख रहा है, सबसे ज्यादा ऋण आवेश मुझे किसमें दिख रहा है, विपरीत आवेश है ये ना, PO4 3 माइनस। तो सबसे आसानी से जिलेटिन को कौन परिक्षेपित करेगा, Na3PO4, यानी कि खंड खा सही उत्तर हो जाएगा। ये देखा है बच्चों, A, B, C और D की स्वर्ण संख्याएं क्रमशः इतनी 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 और इतनी है। इनकी रक्षण क्षमता, तो जिसकी संख्या कम है यानी जिसकी मात्रा कम है उसकी कम मात्रा ही रक्षा कर रही है, यानी उसकी रक्षा करने की शक्ति क्या होगी, ज्यादा होगी। जो कम चीजें ही रक्षा कर ले तो शक्ति ज्यादा होगी या नहीं होगी। तो सबसे कम मात्रा किसकी है, 0.002, यानी बी की स्कंदन रक्षण शक्ति सबसे ज्यादा। उसके बाद ए, उसके बाद सी की होगी सर, उसके बाद डी की होगी। तो बहुत आसान, BACD खंड खा यहां भी सही उत्तर हो जाएगा, BACD। आगे देखेंगे स्वर्ण संख्या मात्रा है। स्वर्ण संख्या क्या दिखाता है, रक्षण या तोड़ने की शक्ति या स्कंदन। कोलाइड विलयन में स्वर्ण की मात्रा नहीं, कोलाइड को तोड़ने के लिए स्वर्ण की मात्रा नहीं, कोलाइड के रक्षण के लिए आवश्यक स्वर्ण की मात्रा नहीं, उपरोक्त तो कोई नहीं। खंड गा को सही आंसर मत बता देना। ये नहीं बताता है कि कितनी स्वर्ण की मात्रा चाहिए, बताता है द्रव स्नेही कोलाइड की कितनी मात्रा चाहिए स्वर्ण की रक्षा करने के लिए। द्रव स्नेही कोलाइड की कितनी मात्रा चाहिए स्वर्ण की रक्षा करने के लिए, ना कि स्वर्ण की मात्रा बताता है। इसलिए ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सही क्या है, उपरोक्त तो कोई नहीं। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन बहुत ध्यान रखा करो, यहां पे कथन थोड़ा सा घुमा फिरा के आगे पीछे के आंसर कर देते हैं, आगे समझेंगे। तो बच्चों उत्प्रेरक क्या होते हैं और उत्प्रेरण किसे कहते हैं। तो हमारे पास कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं अभिक्रिया की दर जिसमें अमोनिया का निर्माण हो रहा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अभिकारकों से। यहां पे अमोनिया गैस का निर्माण हो रहा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अभिकारकों से। तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी अभिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा सकते हैं, अभिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा सकते हैं। जैसे यहां पे आयरन और मोलिब्डेनम का जो एक कपल होता है वो मिलके अमोनिया बनने की दर को बढ़ा देते हैं। ऐसे पदार्थों को कहा जाता है उत्प्रेरक, जो किसी अभिक्रिया की दर को बदल सके। जरूरी नहीं कि हमेशा बढ़ा सकें, बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ऐसे पदार्थों को कहा जाता है उत्प्रेरक, और ऐसी अभिक्रियाओं या ऐसी प्रोसेस को कहा जाता है उत्प्रेरण। उत्प्रेरण तो उत्प्रेरक क्या है, वे पदार्थ जो बिना अभिक्रिया में भाग लिए, यानी ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, अभिक्रिया के अंत में भी ये हमें उसी रासायनिक तरह से मिलेंगे जिस तरह से हमने लिया था। तो बिना अभिक्रिया में भाग की जगह मैं कहता था परिवर्तित हुए, इनकी रासायनिक अवस्था परिवर्तित नहीं होगी, परिवर्तित हुए अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं। ऐसे पदार्थों को कहा जाता है
उत्प्रेरक। क्या कहा जाता है? उत्प्रेरक। और ऐसे पदार्थों की इस प्रक्रिया को कहा जाता है उत्प्रेरण। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अभिक्रिया की दर को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। इस प्रक्रिया को कहा जाता है उत्प्रेरण। तो बच्चों उत्प्रेरक हमारे पास चार तरह से होते हैं। उत्प्रेरक हमारे पास चार प्रकार के होते हैं। धनात्मक, ऋणात्मक, प्रमोटर और विष या पॉइजन। धनात्मक क्या करेगा? जैसा कि नाम बता रहा है, वो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देगा। ऋणात्मक क्या करेगा? अभिक्रिया की दर को घटा देगा। प्रमोटर क्या करेगा? ये धनात्मक उत्प्रेरक के लिए धनात्मक, मतलब ये अभिक्रिया की दर को नहीं बढ़ाएगा, ये उत्प्रेरक की दर को बढ़ा देगा। यानी अगर मैं प्रमोटर के साथ, यहां पे मॉलिब्डेनम प्रमोटर ही है, तो अगर मैं प्रमोटर के साथ एक उत्प्रेरक ले लूं तो वो उत्प्रेरक पहले से ज्यादा अच्छा काम करने लगेगा, पहले से ज्यादा अच्छा काम करने लगेगा। और विष क्या है? ये उत्प्रेरक के लिए ऋणात्मक है, यानी उत्प्रेरक की दर को घटा देगा। तो अगर मैं कोई विष ले लूं तो उत्प्रेरक अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। जैसे आप लोगों ने एक रोजनमंड अभिक्रिया सुनी होगी, जहां पे पैलेडियम के साथ BaSO4 लेते हैं ताकि अभिक्रिया एल्डिहाइड पे ही रुक जाए। तो यहां पे पैलेडियम तो धनात्मक उत्प्रेरक है, लेकिन जो BaSO4 सल्फर है वो यहां पे क्या है? विष की तरह काम करेगा, उत्प्रेरक की दर को घटा देगा, उत्प्रेरक की दर को घटा देगा। और उत्प्रेरण बच्चों दो प्रकार से पढ़ा जाता है, समांगी और विषमांगी। ऐसा उत्प्रेरण क्रिया जहां पे अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद ये एक ही अवस्था में होते हैं, एक ही अवस्था में मिलते हैं, इनको हम बोलते हैं समांगी उत्प्रेरण। सब कुछ गैस है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की क्रिया विधि होती है, सब कुछ जलीय है, सब पानी के अंदर है। तो यदि अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक सबकी भौतिक अवस्था एक समान हो, ऐसे उत्प्रेरण को कहा जाता है समांगी उत्प्रेरण। और यदि भौतिक अवस्था अलग अलग हो, कुछ गैस है, कुछ ठोस है, कुछ द्रव है, कुछ ठोस है, तो इनको कहा जाता है विषमांगी उत्प्रेरण। क्या कहा जाता है? विषमांगी उत्प्रेरण। और उत्प्रेरण काम कैसे करता है? उत्प्रेरण काम कैसे करता है? तो उत्प्रेरण की काम करने की मुख्य विधि को कहा जाता है अधिशोषण क्रिया विधि। क्या होता है यहां पे? अधिशोषण होता है। कैसे होगा देखेंगे। तो यहां पे विषमांगी उत्प्रेरण देखा जाता है कि एक ठोस सतह है जिसके पास मुक्त संयोजकताएं हैं। तो यहां पे 5 चरणों में क्रिया संपन्न होगी। पहले अभिकारक होगा, वो यहां पे आएगा, आने के बाद उसका अधिशोषण होगा, आने के बाद अभिकारक का क्या होगा? अधिशोषण हो जाएगा। तो अभिकारक के कण इन मुक्त संयोजकताओं पे जुड़ जाएंगे, जिससे ऊर्जा निकलेगी। डेल्टा एच ऋणात्मक होता है ना, ऊर्जा उत्सर्जित होगी। ये ऊर्जा सक्रियन ऊर्जा बन के अभिकारक की क्रियाशीलता को बढ़ा देगी। यही ऊर्जा सक्रियन ऊर्जा बन के क्या करेगी? अभिकारक की क्रियाशीलता को बढ़ा देगी। तो ये क्या होगा? अभिकारक की क्रियाशीलता बढ़ेगी तो वो इसी सतह के ऊपर आपस में लड़ झगड़ के अभिक्रिया कर लेगा। ज्यादा क्रियाशील हो गए ना, शांति से तो बैठेगा नहीं, तो वो जुड़ के अभिक्रिया कर चुका होगा। अभिक्रिया होने के बाद उत्पाद बन गया। अब वो उत्पाद कुछ ऐसा होगा कि वो इस उत्प्रेरक की सतह पर रहना नहीं चाहेगा, तो वो उत्पाद उत्प्रेरक की सतह से अलग हो जाएगा, उत्सर्जित हो जाएगा। उत्पाद का उत्सर्जन हो गया और फिर वो क्या करेगा? कहेगा भाई मेरा काम तो हो गया, अब मैं चलता हूं। तो वो यहां से बाहर भाग जाएगा, यानी उत्प्रेरक की सतह फिर से खाली हो गई। फिर से हमें क्या मिल गई? मुक्त संयोजकताएं मिल गई। तो वापस से वही चीज फिर से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण 5, चरण 4 और चरण 5। इन 5 चरणों में अधिशोषण की मदद से उत्प्रेरण की क्रियाविधि संपन्न होती है। कैसे कैसे? पहले अधिशोषण होगा अभिकारक का, फिर अभिकारक का सक्रियन होगा, यानी कि उनको ऊर्जा मिलेगी, जिस ऊर्जा की वजह से वो अभिक्रिया करेंगे, यानी कि उत्पाद बनाएंगे। फिर उत्पाद यहां से उत्सर्जित हो जाएंगे और अंत में वो उत्सर्जित हुए उत्पाद
उस सतह से दूर जाके उत्प्रेरक की सतह को खाली कर देंगे, उस सतह से दूर जाके उत्प्रेरक की सतह को खाली कर देंगे, ताकि वापस से अभिकारक यहां पे आके अधिशोषित हो सके, अभिकारक यहां पे आके अधिशोषित हो सके। ऐसी एंजाइम उत्प्रेरण में भी लॉक एंड की, चाबी और ताला क्रियाविधि देखी जाती है। वहां भी यही चीज है कि चाबी जो है, जैसे चाबी ताले में फिट होती है, वैसे ही उत्प्रेरक अभिकारक में फिट हो जाता है, या अभिकारक उत्प्रेरक में फिट हो जाता है चाबी की तरह। जैसे ये चाबी है, ये एंजाइम उत्प्रेरक है, तो अभिकारक यहां पे आके अधिशोषित हो गया, इसमें फिट हो गया अपने आकार की वजह से। अब इस अधिशोषण की वजह से यहां पे अभिक्रिया हुई, और अभिक्रिया के बाद क्या बन गया? अभिक्रिया के बाद बन गया उत्पाद। उत्पाद बनेगा तो आकार बदल गया, अब उसका आकार तिरछा मिर्छा हो गया। आकार बदल गया तो वो इस आकार में फिट नहीं हो सकता, फिट नहीं हो सकता तो सतह को छोड़ के अलग हो जाएगा। तो यहां भी वही चीज हो रही है, बस यहां पे जो अधिशोषण है वो आकार के माध्यम से हो रहा है। तो इसको चाबी ताला क्रियाविधि कहते हैं एंजाइम उत्प्रेरण के लिए, कि चाबी, जैसे एक चाबी एक ही ताले में फिट हो सकती, वैसे ही उत्प्रेरक के जो आकार है उस आकार के अनुसार कुछ विशिष्ट अभिकारक ही वहां पे फिट हो पाएंगे। वो अभिकारक अभिक्रिया करने के बाद जो उत्पाद बनाएंगे उनका आकार वहां पे फिट नहीं होगा और उत्पाद वहां से अलग हो जाएगा, और वापस से वो उत्प्रेरक या अभिकारक आके अभिक्रिया को बार बार करता रहेगा। इसीलिए किसी भी अभिक्रिया में हमें उत्प्रेरक की ज्यादा मात्रा की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उत्प्रेरक उपयोग में आता है, फिर फ्री हो जाता है, फिर खाली हो जाता है, फिर उपयोग में आता है, फिर खाली हो जाता है, यही क्रिया चलती रहती है। तो बच्चों, इस तरह से हम इस अध्याय के इन तीनों भागों का अध्ययन करते हैं कि अधिशोषण क्या है, कोलाइडी विलयन के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है, सबसे बड़ा भाग है इस अध्याय का, और उत्प्रेरक के बारे में। तो ये अध्याय यहीं पे खत्म होता है, लेकिन आपका काम खत्म नहीं हुआ है। आपको इस अध्याय का भी अध्ययन करना है, एक बार फिर से दोहराना है, और इसके प्रश्नों को एक बार देख लेना है, हल भी नहीं करना है, सिर्फ देख लेना है। तो पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें इस समय में, क्योंकि स्वास्थ्य है तभी पढ़ाई हो पाएगी। तो बच्चों, आगे कभी फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।